स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम लोग किए थे क्या किए थे? प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे। एक बार और रिकॉल कराता हूं आप लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले कल जो पढ़ाया है समझाया है उसके बारे में एक बार और करते हैं और फिर आगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आगे पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन भी लगा लिए थे, लेकिन उन क्वेश्चंस को एक बार थोड़ा सा एक सिंपल सा लेके आपको रिकॉल करा दूं ताकि जो नहीं जानते हैं, जिनका बेस पीछे से भूले हैं थोड़ा सा, उनको रिकॉल हो जाएगा। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है ये जान लीजिए पहले। प्रोबेबिलिटी क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है। क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले अच्छा मैंने अभी तक मैं क्या क्या पढ़ाया हूं, तो अभी तक मैंने आपको इंट्रो कराया, टर्म्स के बारे में बताया। प्रोबेबिलिटी में टर्म्स आता है रैंडम, एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सारे टर्म्स होंगे। तो इन टर्म्स के बारे में जानकारी दिया था आपको। जानकारी देने के बाद सिंपल वाली प्रोबेबिलिटी इसी में बढ़ा दिया था, जैसे n/n नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए कि एक डाइस को थ्रो किए तो डाइस के ऊपर आया 1 2 3 4 5 6, यही आता है ना। तो ये हो गया सैंपल स्पेस, जिसमें हम लोग क्या मिला, टोटल क्या क्या आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और हमको क्या करना है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा हमारा। फेवरेबल आउटकम्स माने हम चाहते क्या है। तो मान लीजिए कहता है ना क्वेश्चन में कि अगर हम चाहते हैं कि इवन नंबर आए, एक डाइस को थ्रो किए और हम चाहते हैं कि उसमें इवन नंबर आए, तो इवन नंबर वाला क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा। तो वही फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, यही प्रोबेबिलिटी होता है। फेवरेबल आउटकम आप चाहते हैं इवन नंबर आए तो 2 4 6 3 हो गया नंबर जो इवन होंगे, और टोटल हो गया 6, तो 3/6 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। ये सारी बात हम लोग फर्स्ट लेक्चर में किए थे। सेकंड लेक्चर में क्या किए, सेकंड लेक्चर में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, चुनना इस टाइप का, जैसे बर्थडे वाला क्वेश्चन किए कि हम 3 लोग हैं तो हम चाहते हैं कि 2 ही महीना में हमारा बर्थडे पड़े। तो हमारे पास तो 12 महीना था बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन हमने 3 ही महीना, अब वो तो हमारे ऊपर है नहीं कि हम इस महीने में जन्म लिए, लेकिन तीनों लोग का एक ही महीने में बर्थडे होता है। इस तरह क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का कोई भंडार है, ठीक नहीं है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि उन क्वेश्चन को स्किप करें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, है ना। उसके बाद आया आपका क्या, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम माने वही A यूनियन B बराबर A प्लस B प्लस माइनस Na प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B, जैसे सेट वाला फॉर्मूला था वही प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। तो वो वाला फॉर्मूले में था थर्ड वाला लेक्चर, है ना। फोर्थ वाले लेक्चर हमारे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है क्लास 12th, यहाँ से क्लास 12th का आपका शुरू होता है। और इस पे क्वेश्चन किए थे हम लोग 5th लेक्चर में। तो मैं अभी तक जो भी 5 लेक्चर पढ़ाया हूँ उसका ओवरव्यू आपको दिया हूँ कि ये चीजें हमने पढ़ाया है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा क्लास 12th वाला बता दीजिए कि अब क्या पढ़ाया है, क्योंकि कुछ लोग मान लो यहीं से देखना शुरू करे या यहीं से समझना शुरू किए, आज के दिन से पढ़ना शुरू किए, कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन से भी अगर आप पढ़ना शुरू किए हैं तो समझिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्योंकि हमको इससे आगे बढ़ना है। आज कंडीशनल पढ़ा के इस पे क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन आपके दिमाग में हो जाए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके लिए। ठीक है, तो क्लास 12 यहीं से शुरू होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred। 2 इवेंट्स एक साथ लिखता है, 2 इवेंट्स एक साथ देता है और कहता है कि A के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब B हो चुका हो। माने 2 इवेंट्स एक साथ होगा, B हो चुका हो तब A की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यही इस क्वेश्चन की खासियत होती है, यही इस कांसेप्ट की खासियत होती है। ठीक है, कि 2 प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, PA by B लिखने का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B have already occurred। प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B have already occurred। तो चूंकि B occurred हो गया है, ये occurred हो गया, जो भी नीचे रहता है वो occurred हो गया, माने हो चुका है। ठीक है, एक इवेंट हो चुका है तब, माने B हो चुका है तब A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो उसका फार्मूला हमने समझाया था कि PA इंटरसेक्शन B अपन PB। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं PB by A, इसका मतलब क्या होगा कि A हो चुका है तो B के होने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, PA इंटरसेक्शन B अपन PA, क्योंकि ये हो चुका है तो B के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यही कराए थे, इस पे क्वेश्चन भी कराए थे।
इस पे क्वेश्चन तरह तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक कपल है, क्वेश्चन समझिएगा, एक कपल है जिसके 2 बच्चे होते हैं, तो दोनों बच्चों में एक बार आपको ए दे देगा कि जैसे पूछ लेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर बॉयज, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, या फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल, या फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एल्डर इज बॉय व्हेन या फिर इफ एट लीस्ट वन इज गर्ल। जैसे समझिए मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूरा आप लिख रहा हूँ, फिर आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक कपल has two children. हैज 2 चिल्ड्रन, एक कपल के पास 2 चिल्ड्रन हैं। Find the probability. फाइंड द प्रोबेबिलिटी Both the children are boy. दैट बोथ The children are boys. चिल्ड्रन आर Boys. बॉयज If इफ it is known as इट इज नोन एज the older child is a boy. द एल्डर या ओल्डर, ठीक ना, Child द is एल्डर boy. चाइल्ड Is boy. बॉय, ठीक है। अब एक और बात मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आप हल्के में मत लीजिएगा, ये सीबीएसई पीवाईक्यू है पिछले ही साल का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं मैं इधर उधर से अपना करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। एक कपल है 2 चिल्ड्रन, एक कपल के पास कितने चिल्ड्रन है? 2. जब भी आपको 2 चिल्ड्रन कह रहा है तो आप अपने मन में ये मान के चलेंगे कि हो सकता है, पूरा जितना हो सकता है, सिंपल इसमें सारी चीजें लिखते हैं, तो s इक्वल टू हम लिखेंगे कि हो सकता है कि दोनों क्या हों, बॉय हों, हो सकता है कि दोनों के दोनों गर्ल हों, हो सकता है कि एक गर्ल हो एक बॉय हो, चूंकि पहले गर्ल हो जाएगी तो वो बड़ी हो जाएगी, पहले गर्ल फिर बॉय, और हो सकता है कि पहले बॉय हो फिर गर्ल, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ? Yes sir. हमसे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, हमसे ए पूछ रहा है, हमको बी दिया है, समझिएगा बात को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन कैसे पहचान में आएगा कंडीशनल का, क्योंकि कंडीशनल अच्छे से समझ में आएगा तभी इसका आज अगला जो होने वाला है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वो समझ में आएगा, ठीक है। तो कंडीशनल जो अच्छे से पढ़ा है उसी को क्लियर होगा। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, ये क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। हमको ये बताइए कि दोनों के दोनों बॉयज हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जब इफ यदि इट इज नोन दैट, यदि ये पता हो, देखो क्या करे, यदि ये पता हो, माने ये बात पहले से पता है, पहले से आपको क्या पता है कि द एल्डर चाइल्ड इज बॉय, पहले से पता है कि पहले जो एल्डर है माने बड़ा है वो क्या है, Boy. ओल्डर था कि एल्डर था, ओल्डर था, Older था. तो जो बड़ा है वो बॉय है। बड़ा बॉय कहाँ कहाँ है, क्या पता है, क्या निकालना है, देखिए BG पता है वो उसको पता वाले में लिखिए, BG. हाँ ठीक है। पता है कि बड़ा वाला बॉय है, तो बड़ा वाला बॉय पता है, तो बड़ा वाला देख लीजिए, बड़ा वाला बॉय यहीं आया है, और यहाँ जी पहले नहीं लिखेंगे, बी वाले में यही ना दोनों आ सकता है केस। Yes sir. अब देखिए ए वाला क्या पूछ रहा है, BB. प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, बोथ बॉयज माने इसमें बस बी भी होगा, ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है, हमको क्या बताना है, पी ए बाई बी बताना है, बोलो बताना है कि नहीं बताना है, Yes sir. बोलो बच्चों, Yes sir. पी ए बाई बी ही ना बताना है, हमको पता है ये, हमको बताना है ये, सजा दिए ना, पूरे फॉर्मूले पे लगा दिए ना। हाँ तो अब बताइए पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपन P. पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है, BB. बी बी, तो बी बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4. 1/4। हाँ. अरे 1 अब टोटल होता है, 1/4. जो आपका फेवरेबल है, तो ए इंटरसेक्शन बी में ऊपर क्या रहेगा, 1/4. दोनों में कॉमन जो है वो, तो कॉमन अपन टोटल माने 1/4, अपन पी बी क्या होगा, तो बी माने 2/4. 2/4, 4 से 4 गया, 1/2 इज योर Correct answer. समझ में आया। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम लोग इस क्वेश्चन को कर भी चुके थे, लेकिन आज फिर से समझाया क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे का टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, आज इसमें ऐड हो जाएगा। आप लोग भी ठीक ऐसे ही चार्ट बना लीजिए कि क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एक आपको बेसिक आइडिया रहेगा कि हम इतना सारी चीजें हम पढ़े हैं, और इसमें हमें क्या स्किप करने लायक है वो स्किप भी कर दिया जाता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ज्यादा कंटेंट पढ़ाऊंगा। ज्यादा कंटेंट आपको उतना ज्यादा नहीं कवर हो रहा है तो कम से कम उतना तो कवर करो जो क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो चैप्टर का पहला पेज पे जिस दिन प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ लिखिए,
उसके बाद एक पे छोड़ दीजिए, लिखते जाइए टॉपिक, उसमें लिखते जाइए टॉपिक, ठीक ना। जिसको वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं उसको कम से कम स्टार मार्क कर दीजिए कि ये वाला लेक्चर हमें जरूर कवर करना है, ठीक ना। तो चलिए वो समझ में आया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक के हो जाने के बाद दूसरे के होने की बात करता है, उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दो इवेंट्स होगा, एक इवेंट हो गया रहेगा, दूसरा इवेंट पूछेगा तो हम ऐसे ही बताएंगे, ठीक ना। चले हम मिटाएं इसको। आज हम लोग चलेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो अभी मैंने जो एक नींव रखा आपके दिमाग में, अब आप चाहते हैं कि पूरे 100% समझ में आए तो आपको पिछला दोनों लेक्चर कवर करना होगा, ठीक है। तब जाके पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। मेरा इतना वादा है कि 100% कवर होगा, नहीं होगा तो फिर मैं हूं ही, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन मुझे आगे अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये जब पूरा होगा ना तो ये जो पिछला कंडीशनल है और मल्टीप्लिकेशन है इसको मिला के क्वेश्चन कराऊंगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूं और आज ही होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए इधर, चलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे। चलिए अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले एक बात बताइए, अभी मैंने कंडीशनल पढ़ाया, समझ में आया। इसी को तोड़ के लिखूंगा, इसी को मैं तोड़ के लिखूंगा, बस देखिए कैसे लिखूंगा और इसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक एडिशन थ्योरम पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था कि ए यूनियन बी मतलब एटलीस्ट ए और बी, याद है। और रहेगा तो यूनियन, एंड रहेगा तो इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है कि ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी को क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन बी माने ए और बी, और ए एंड बी माने हिंदी में मतलब बदलता है, ध्यान देना। तो तुम बस इंटरसेक्शन पे फोकस करो। चलो पहले ऐसा रहेगा कि एटलीस्ट ए और बी कहेगा, एटलीस्ट ए और बी जरूर कहेगा आपसे। तो जब एटलीस्ट ए और बी कहेगा तो ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और जब आपसे कहेगा कि ए एंड बी बोथ, तो इंटरसेक्शन कर दीजिएगा। दोनों कब कहता है, इंटरसेक्शन के केस में ना। ए एंड बी बोथ कब कहता है, इंटरसेक्शन के केस में। बोलते रहिएगा, कान आंख सब चलना चाहिए आपका, है ना, मुंह भी चलना। जब पूछूं तो तड़ाक से जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बात बताइए हमको कि जब भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मैंने क्या कि जब भी आपसे कहे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तरीके से ज्यादा क्लियर होगा। तो एक बात बताइए मुझे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जब भी आपसे कहेगा, ठीक है, तो ए और बी दो इवेंट होगा ना, ये बताइए दोनों एक साथ थोड़ी ना हो जाएगा। पहले पहला होगा फिर दूसरा होगा। तो जब क्योंकि एक एक चीज जड़ पे चलेंगे हम, है ना। पहले पहला ही होगा तब दूसरा कार्य होगा, तब पहला कार्य की प्रोबेबिलिटी, आज जब पहला हो चुका अब तब ना दूसरा होगा। समझिए बात को। ए इंटरसेक्शन बी लिखने का क्या मतलब है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी बताइए। समझिए, अभी स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, अभी आपके माइंडसेट क्लियर कर रहा हूं, फिर एक लाइन लिखवाऊंगा। ये बताइए कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए एंड बी आर टू इवेंट्स आर रिलेटेड टू ए सैंपल स्पेस। एक सैंपल स्पेस से रिलेटेड दो इवेंट्स हैं ए और बी। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे, पहले की प्रोबेबिलिटी बताएंगे ना। बोलिए, अगर आप पहले की प्रोबेबिलिटी बता दिए, दो इवेंट हम पूछे थे, पहले की प्रोबेबिलिटी बता दिए, तो अब दूसरे की प्रोबेबिलिटी बताएंगे। जब दूसरे की प्रोबेबिलिटी बताएंगे तो दिमाग में आएगा यार हम तो पहले का बता चुके हैं। बोलिए, जब आप पहले का बता चुके हैं तो पहले का बता चुके हैं तो दूसरे का ऐसे ही ना बताएंगे कि पहले का बता चुके हैं, अब दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी ना पढ़ाया हूं कंडीशनल, बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, 5 मिनट बाद आने का देख लीजिए कितना फायदा होता है कितना नुकसान होता है। अभी मैं पढ़ाया हूं कि बी बाई ए का मतलब ए हो चुका है तब बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिखने का मतलब क्या है कि ए हो चुका है माने ए पहले हो चुका है, अब तब बी होगा, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। तो अब बताओ, पी ए बाई बी समझ में आया। अब कोई कहेगा कि सर मैं बी वाले को पहले करूंगा, कोई बात नहीं भाई, बी वाला पहले करोगे तो बी वाले को कर चुके हो तो ए वाले का बताना है, ठीक है। बोलिए, यस सर, ठीक ना।
तो पहला, अगर आप मुझे बताइए कि समझ में आया, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं इस पे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए कैसे। सब टाइम दूंगा लिखने का भाई, मिटाता नहीं हूं, टेंशन मत लो, ध्यान से देखो इधर। ये बैग है, ठीक है, बैग में 5 रेड है, 8 ब्लैक है, ठीक है, 5 रेड है और 8 ब्लैक है। 5 लाल और 8 काली गेंदे एक बैग में रखी हुई हैं, ठीक है। ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल। हमसे कह रहा है कि सक्सेसिवली 2 बॉल्स निकालना है, ठीक है। मैं अभी स्टेटमेंट लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक ना। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बैग में 5 लाल गेंदे हैं, 8 काली गेंदे हैं। हमको 2 बॉल सक्सेसिवली निकालना है, मैंने एक एक करके निकालना है, एक एक करके निकालना है। हमको ये भी दिया कि लौटाना नहीं है। पहली बार निकाल लिए तो इन्हें कि अब रखेंगे नहीं, पहली बार निकाले बाहर रख दिए, अब दूसरी बार निकालेंगे, याद रखना है क्या। हाँ, रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है, रिटर्न नहीं करेंगे। आपको निकालना है और फिर से दूसरी बार निकालना है। अब आप हमको एक बात बताइए कि विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है, क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल आर डन विदाउट रिप्लेसमेंट। पूरा लिखता हूँ, 2 balls are drawn, सुनिए, without replacement, बिना रखे 2 बाल हम सक्सेसिवली, 2 बाल आर ड्रॉन सक्सेसिवली। सक्सेसिवली माने एक एक करके हम 2 बाल निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो एक पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये समझ लिए तो आगे का सब समझोगे। एक्सरसाइज पे चलूंगा डायरेक्ट में, तो अभी समझ लो बस पहला क्वेश्चन कि 2 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ball is black and second is red. Find the probability that first ball is black। हम निकाले तो पहला बाल क्या हो, ब्लैक, और दूसरा बाल क्या हो, रेड। ठीक, गुड, क्वेश्चन लिख दिए हम। सॉल्यूशन देखिए, हम पहला को ए का नाम दे देते हैं, दूसरा इवेंट को बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। पहला को क्या नाम देंगे, और दूसरा को बी। तो हम ए बराबर लिखेंगे कि इवेंट ऑफ गेटिंग, चाहे गेटिंग ब्लैक। पहला बार क्या निकाला, फर्स्ट बॉल इज, तो गेटिंग ब्लैक बॉल। बी को ना, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि कमेंट में 1-2 बार आ जाता है सर स्टेटमेंट पूरा लिखवाइए, तो ठीक है भाई स्टेटमेंट लिखिए पूरा, ठीक ना। दूसरा क्या है, सेकंड बॉल इज रेड, तो गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। अब हमको बताइए मुझे क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी करना है ना, क्योंकि बोथ पूछा है ना, बोथ पूछा है ना। 2 बार निकाल रहे हैं, 2 बार निकालना, 2 इवेंट के होने की पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, और हम अभी आपको पढ़ाया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। पी ए, पहले पी ए करेंगे और फिर बी अपन ए। अब हमको एक बात बताइएगा, पी ए करेंगे तो क्या करेंगे, पहले का निकालने का प्रोबेबिलिटी, तो पहले कितना बाल है, 13 ना, पहले क्या निकाल रहे हैं, रेड, गेटिंग ब्लैक बॉल ना, ए ब्लैक बॉल है ना, तो ब्लैक के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हाँ हाँ 8 भाई 8/13। कभी कभी आपको लिखेगा 8C1 अपन 30C1, कोई बात नहीं, 8 में से एक की चुनने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 8 में से एक चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़े है ना, क्योंकि ये 8C1 लिखना हो इसलिए कि कभी 2 कहेगा तो आप 8C2 कर दीजिएगा, 3 कहेगा तो 8C3 कर लेंगे, तो 1 वाले में डिस्टर्ब नहीं करेगा, 3 वाला कहेगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा हमेशा 8C1 में 8 गेंदों में से हम एक गेंद चुनेंगे, और नीचे टोटल होता है। ब्लैक के लिए क्या करेंगे, ब्लैक कितना है, ब्लैक है 8। पहले ए पे फोकस करिए, पहला काम कर रहे हैं ना, पहले क्या निकाल रहे हैं आप, ब्लैक निकाल रहे हैं, तो ब्लैक निकालना है, तो ब्लैक है कितना 8, तो 8C1 अपन टोटल करेंगे ना नीचे। चल भाई, अब एक और बात, विदाउट रिप्लेसमेंट कहा है, माने हम रख नहीं रहे हैं, एक बार हम निकाल लिए, एक बार निकाल लिए तो हमारी जेब में डिब्बे में कितना बचा, 12। हाँ ये 7 ब्लैक बचा, और टोटल कितना बचा, 12। तो अब एक बात बताओ कि हमें दूसरी बार क्या निकालना है, रेड। दूसरी बार क्या निकालना है, तो रेड के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड 5 बचा हुआ है,
रेड को हमने छुआ नहीं है, 5 रेड 5 का 5 है, ठीक है, 12 गुणा C1 5 से अपन अब टोटल कितना बचा था 12 C1 12, टोटल अब कितना था 12 C1। सॉल्व कर देंगे को 8 C1 की वैल्यू 8 ही होती है, ठीक है, तो 8 बाई 30 इंटू 5, 30 C1 की वैल्यू 13 ही, 5 C1 की वैल्यू 5 ही और 12 C1 की वैल्यू सॉल्व करने आता है ना। NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो मान लीजिए 30 C1 लिखा है तो 13 फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 1 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल को हमने लिखा 13 इंटू 12, क्योंकि अगर कोई भी फैक्टोरियल लिखा हुआ होता है n फैक्टोरियल तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। जैसे 12 फैक्टोरियल लिखता तो 12 गुणे 11 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल लिखता तो 10 गुणे 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 13 माइनस 1 12 फैक्टोरियल, 12 से 12 गया 13 ही होता है, वही पता है हमको कि 13 C1 की वैल्यू 13। अब बताइए कि 4 दूनी का 8 और 4 तिहाई, तो आंसर कितना आया 5/13 तिया 39, ये हमारा आंसर हो गया 10 ना 5 दूनी 10, अरे 5 दूनी 10, ऊपर 10 ऊपर 10, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 दूनी का 10, सही है, क्लियर है। तो ये चीज हमारा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कब तक आएगा 3 3 इंटरसेक्शन क्यों नहीं हो सकता, क्या चीज, इंटरसेक्शन कैसे आया ये जब भी आपको कहे कि ए और 1 और 2 दोनों की प्रोबेबिलिटी बची, ये यही तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना भाई, यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। नहीं बस वो ए इंटरसेक्शन बी कैसे जैसे उसमें फॉर्मूला लगता था कि ए बाय बी, ए के उसमें लगता था ए बाई बी कंडीशनल में, क्यों, क्योंकि बी के हो जाने के पहले चाहे एक हो जाता था तो दूसरे का बताते थे, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, ये तो इंटरसेक्शन में यही ना होता है ए और बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंटरसेक्शन माने बोथ। यस हमसे ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोथ बताइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट, दो पूछ रहा है, एंड लगाया ना बीच में, एंड क्या बता रहा है, दो इवेंट का हमको बताइए कि पहला ब्लैक हो और दूसरा रेड हो, पहला ब्लैक हो और हमको प्रोबेबिलिटी पहला ब्लैक बता के नहीं छोड़ना है, पहला ब्लैक नहीं और दूसरा दो को बांध रहा है ना, देखो दो इवेंट को बांध रहा है ना, दोनों को पूछ रहा है, और एंड लगाया मैंने ये बताइए भी और ये भी बताइए, तो जब दो को पूछ रहा है ये बताइए और ये भी बताइए, तो हम ए एंड बी करेंगे ना, ए एंड बी का मतलब हम पढ़े हैं ना, ए एंड बी माने इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तमाम पॉसिबिलिटी बनेगी, पहला को आप ब्लैक बता के छोड़ देंगे तो, या फिर पहला को ब्लैक बता, हो सकता है दूसरा भी ब्लैक हो, पहला ब्लैक बता दे दूसरा रेड बता दे, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं ना है, दूसरा ब्लैक भी तो हो सकता है, पहला ब्लैक बता दे दूसरा भी ब्लैक हो सकता है, तो इसीलिए हम बी को क्या किए, रेड लिए हैं यहाँ। अब ये क्या बताएगा, ये इवेंट ये बताएगा कि पहला ब्लैक और दूसरा रेड, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी किए हैं, ठीक है, हाँ नोट करिए। अब चलेंगे हम लोग, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए पहले, चलिए मेरे साथ। ए बैग कंटेन 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बाल्स, आराम से एक बैग बना लीजिए और उसमें लिख दीजिए 10 व्हाइट, ठीक है, 10 व्हाइट और 15 ब्लैक बाल। अब कह रहा है 2 balls आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन कराया होंगे नहीं अभी, 2 बाल ड्रॉन करना है विदाउट सक्सेशन का, विदाउट रिप्लेसमेंट, और सक्सेशन का मतलब कि 2 बाल ड्रॉन करना है एक एक करके, ठीक है, एक एक करके 2 बाल निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट सेकंड इज ब्लैक, पहला व्हाइट हो और दूसरा ब्लैक हो, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन किया होना अभी, क्या करें बताओ तो जरा सॉल्यूशन। ए इक्वल टू लेट करेंगे गेटिंग फर्स्ट फर्स्ट इज व्हाइट, ठीक है, और बी क्या है ब्लैक, गेटिंग सेकंड इज ब्लैक। इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी बताना है ना, हाँ। ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं जानबूझ के कि आप भी ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा। हमको क्या बताना है, पी ए बाई पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का होने की प्रोबेबिलिटी बताना है ना, यस सर, पी ए इंटरसेक्शन, अब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या करेंगे, पहले पहला होगा, यस सर, और उसके बाद पहला होने के बाद दूसरा होगा बी ना, भाई है, सही है, यस सर, पी ए माने 10 फर्स्ट व्हाइट, व्हाइट क्या है 10 C1 अपन 25 C1, 25
इनटू ये तो निकल गया, व्हाइट वाला निकल गया, 10 था और नीचे पर टोटल 25। अब देखो ब्लैक, ब्लैक क्या होगा 15 C1 अपन अब एक निकल गया तो 25 में से कितना बचा? 24। सॉल्व कर दोगे तो 10/25 गुणे 15/24, ये बताओ 5 तिहाई 15, 5वां 25, 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 14 हाँ से भाई, कहाँ हुआ है भाई? हाँ से 2 से 12 ना? 12 ठीक है, 3 से 4 कटेगा, 3 से 4 कटेगा, 12 कटेगा, भाई तो है 1/4 3 से 12 कटेगा सर, 3 है ना, 3 चौका 12, हो गया 1/4 सही है? यस सर। अरे कटाने तो आइए जाएगा भाई। अरे सर एकदम उसमें क्या 5 तिहाई 15, 5वां 25, 5 दूनी का 10, सही है सर, 2 से 12, 3 चौका 12, ठीक? एकदम सही। चले अगले सवाल पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइंग द डायमंड कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइंग द डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ 2 consecutive drawn, 2 consecutive drawn कहां से drawn? फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ कार्ड। वेल सफल कार्ड माने कितना? 52 कार्ड के बारे में, कितना कार्ड के बारे में सारी जानकारी दिया हूं, आपको वीडियो देख लेना है, इसीलिए बोल रहा हूं कि फर्स्ट वीडियो से कर लेना है, ठीक है? कार्ड के बारे में कितने ऑनर होते हैं, कितने फेस होते हैं, ये सारी बात बताया है। तो फिर भी बता देता हूं कि टोटल 52 कार्ड है, ठीक है? 52 कार्ड में हमारे पास डायमंड कितना होता है? 13 ही तो डायमंड होता है भाई, ठीक है? अब कह रहा है ईच ऑफ द 2 consecutive drawn, एक एक करके निकाल रहा हूं। तो पैक ऑफ कार्ड, इफ द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ, कार्ड को रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, मैंने कार्ड फिर से उसमें रख नहीं रहा हूं, तो जब कार्ड रख नहीं रहा हूं तो डायमंड कार्ड में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइंग द डायमंड कार्ड, भाई पहले बार में भी डायमंड है, दूसरे बार में भी डायमंड, तो अंतर बस इतना ही है कि पहले बार में पहले डायमंड ही आ जाएगा, दूसरे बार में एक डायमंड निकल चुका है तब दूसरा वाला भी डायमंड हो। क्या कर रहा है? पहला डायमंड है और फिर दूसरा भी डायमंड है, मैंने पहला बार डायमंड निकल चुका है, तो आप बात समझिएगा, यहाँ पे फीलिंग्स का बात है, सब फीलिंग समझ लिए। क्वेश्चन हो गया ए फॉर गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज डायमंड, अभी गेटिंग सेकंड कार्ड इज डायमंड। भाई अंतर बस इतना ही है कि पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो पहला तो डायमंड है पी ए, अब एक डायमंड है तो फिर दूसरे के डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वही बताना है आपको, है ना? तो पी ए पहला डायमंड हो, डायमंड है 13 C1 अपन 52 से 1, दूसरा बार भी डायमंड ही हो, तो डायमंड हो तो 13 डायमंड तो था, हम तो एक निकाल लिए, उसमें डायमंड कितना बचा? 13 डायमंड था टोटल, हम उसमें से एक डायमंड निकाल लिए, कितना डायमंड बच गया? 12 डायमंड, और टोटल कितना बच गया? 52 था तो 51 बच गया। ये तो काम समझ में आया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर किया है, देखिए इसमें अलग अलग था, अब इसमें यही क्वेश्चन कहा था कि पहला बार भी ब्लैक, दूसरा बार भी ब्लैक, ठीक वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है, 24 एकदम सही पकड़े हैं। आजकल फॉर्म में अब सबसे ज्यादा है, बस 13 चौक के 52, 4 तिहाई, 3 से 17, 1/17 आ गया, समझ में आया? नोट करिए भाई, नोट करिए। आया कैसे? देखिए ए हो गया, ए के होने के बाद बी हो रहा है, अब खुद ही चेक करना है डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, कि बताइए एक इवेंट हो गया ना, प्रोबेबिलिटी इसका बता लिए ना, अब हमसे फिर से कह रहा है कि अब बताइए बी का, तो दूसरा बार में निकालने गए तो हम ये केस कंसीडर कर रहे हैं ना मन में कि एक निकल चुका है, माने डिपेंड हो रहा है ना। अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो हम कंसीडर नहीं करते, इंडिपेंडेंट होता तो डायमंड पूछ रहे हैं, हम डायमंड 13/52 लिखते ना, हम 13 न लिख के 12 लिख रहे हैं, 52 न लिख के 51 लिख रहे हैं, ये क्या दिखाता है? ये इस बात को दिखाता है कि पहला पे ये डिपेंड कर रहा है जी। हाँ, जैसे मान लीजिए कि उस डिब्बे में 52 है और 52 में से हम एक निकाल लिए, हम उसमें फिर दोबारा रख दिए होते तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का बात ही नहीं आता, फिर से पूछे था फिर से 13/52 आएगा, क्योंकि फिर उसमें 13 हो गया डायमंड।
हाँ, लेकिन ये तो कह रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने आप निकाल के रख लीजिए उसको, अब रखिए मत उस डिब्बे में, है ना। सारा लैंग्वेज का खेल है। आप लोग को लगता होगा कि सर जी यही तो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, बस इतना बराबर ये नीचे भेज दे रहे थे, तो वो पिछला कंडीशनल बन जा रहा था। भाई कंडीशनल बन रहा था तो क्या पूछ रहा था कि एक हो चुका है तो दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। लैंग्वेज क्वेश्चन का समझना है, एक हो चुका है तो दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो वहां कंडीशनल जैसा लगाना है, और इसी को अगर पूछे कि एक हो गया है तो दोनों की होने की, दो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ए एंड बी के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इसमें ये थोड़ी ना कहा है कि एक हो चुका है, ऐसा कहा नहीं है, ठीक ना। बस फॉर प्रोबेबिलिटी, इसीलिए तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो ये बहुत ज्यादा दिन का नहीं है, लेकिन 3 घंटा 2 घंटे क्लास लेने का यही मतलब है कि एक एक चीज दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाए, ठीक ना। बैठाइए इसको मन में। इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे, 3 इवेंट की भी पूछ सकता है। 3 का पूछेगा तो क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमको कहा होता कि 3 बार, इसी क्वेश्चन में हो गया है ना ये नोट, ये नोट हो गया तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ, और इसी क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कि 3 बार, मान लिया प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइंग द डायमंड इन ईच ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव, नहीं 3 कर दे रहा हूँ, ठीक 3 कर दूंगा यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन में तो मैं 3 कर दूंगा, ठीक है, 3 कर दूंगा और कहूंगा कि तीनों के तीनों क्या हो, डायमंड, तीनों के तीनों डायमंड हो, या फिर डायमंड ना लिखे कुछ भी लिखूं, वो तो आपके ऊपर है, मैं कुछ भी लिखूं तो आप कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि मैं सी भी एक केस लेना पड़ेगा ना मुझे, सी केस लेना पड़ेगा कि गेटिंग थर्ड इज डायमंड। अब मैं एक हो चुका है, दूसरा दूसरा वाला किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला पे। अब जब सी होगा तो वो तीसरा और पहला और दूसरा दोनों पे डिपेंड करेगा, और जब दोनों पे डिपेंड कर, अब यहाँ क्या लिखेंगे, 3 के होने की प्रोबेबिलिटी। फार्मूला देख, मैं फार्मूला याद नहीं करवाता हूँ, खासियत ये है कि फार्मूला याद करने से अच्छा है क्वेश्चन में यूज कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 2 पे सीख गए ना भाई, 2 क्वेश्चन में 2 पे सीख गए ना, तीसरा पे सीख लो ना। देखो ना, अगर 3 कहा होता तो यहाँ 3 लगा देते, और 3 लगाते तो क्या हो जाता, पहले पहला होता, कोई ना कोई पहले एक होता, फिर दूसरा वाला होता तो पहले पे डिपेंड करता, जब तीसरा होगा तो पहला और दूसरा दोनों पे डिपेंड करेगा, अपने से पीछे वाले पे डिपेंड करेगा ना, हाँ 2 बार ना, तो ये 2 पे जब डिपेंड करेगा, इंटरसेक्शन बी लिखते ना, ऐसे दोनों पे डिपेंड कर रहा है, हाँ। अब इसको लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, पीए मतलब क्या, पहला बार में डायमंड, पहला बार में डायमंड माने 13/52, 13 C1 अपन 52 C1, हाँ। दूसरा वाला 12/51, तीसरा वाला 11/50, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 11/50, ठीक। बोलिए, अगर 4 बार कहता कि 4 निकालिए, अब 4 कहता तो आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी लिखते, यहाँ पे क्या लिखते थे कि डी बाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखते, फिर यहाँ पे बस गुणा करके 10/49 कर देते, हाँ समझ में आ गया ना। तो ये डिपेंडेंट हो रहा है, अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो हमारा हर बार 13/52 13/52 13/52 आता है, हाँ। तो अभी हम डिपेंडेंट पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट पढ़ाऊंगा, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग डिपेंडेंट पे चलें, इसके सारे क्वेश्चन करें, ठीक है। नोट करिए, नोट क्या करिए, हो ही गया था, चलते हैं आगे इस पे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा, करने में उतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कभी भी पढ़ के किया जाता है, समझ के किया जाता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको सोचने में ज्यादा समय इसलिए लगता है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन, आपके दिमाग में एक फार्मूला सेट है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी वी बाई ए। एग्जाम में यही फार्मूला नहीं रहेगा, एग्जाम में कंडीशनल वाला भी चलेगा, एग्जाम में बेस थ्योरम वाला भी चलेगा, टोटल वाला भी चलेगा, उधर रैंडम वेरिएबल वाला भी चलेगा। तो इतना सारा फार्मूला चलेगा प्रोबेबिलिटी का, तो स्थिरता के साथ सोचने में ज्यादा समय देना है। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन 4 लाइन में होगा, उसको सोचने में कम से कम 4 से 5 मिनट आपको लग सकता है, और जाना नहीं है, लगना है, समझना है, क्योंकि लगेगा समय, लगाइए, सोच समझ के सही तो करिए। 4 मिनट नुकसान करके अपना एग्जाम में गलत करके चले आए, क्या मतलब बनता है भाई। मैटर करता है कि 10 मिनट लगा लीजिए, लेकिन 4 नंबर का सवाल सही हो जाए, ठीक ना। तो एक अर्न कंटेन 5 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बॉल। एक अर्न माने एक बैग में, एक झोले में कितना है, 5 व्हाइट बॉल है और 8 ब्लैक बॉल, ठीक है।
टू सक्सेसिव ड्रॉइंग ऑफ 3 balls एट ए टाइम। दो सक्सेसिव माने 2 बार निकाल रहा हूँ बॉल को, और एक बार में कितना बॉल निकाल रहा हूँ? 3 बार। पहले एक बार में कितना निकालता था? एक ही बॉल निकालता था। इस बार हाथ लगाया, गेंद छोटी छोटी है, 3 गेंदा पकड़ा गया, निकाल दिया। ठीक है ना? तो 3 ball आर एट ए टाइम आर मेड सच दैट, इस तरीके से निकाल रहा हूं कि बॉल आर नॉट रिप्लेस्ड, मैंने रिप्लेस भी नहीं कर रहा हूं। मैं पहली बार डाला, 3 बार निकाला, तीनों बार बाहर रख दिया। अब दूसरी बार निकालूंगा और रिप्लेस नहीं करूंगा। ठीक है। द सेकंड वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉन गिव्स 3 white ball एंड सेकंड ड्रॉन गिव्स 3 black ball। वाह, क्वेश्चन कह रहा है कि पहला बार हाथ डाला, निकाला तो तीनों के तीनों कैसा आ गया? व्हाइट। और दूसरा बार डाला हाथ तो कैसा आ गया? तीनों के तीनों ब्लैक। कोई बात नहीं, ठीक वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन करते आए हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। ए बराबर यहाँ पे क्या करेंगे? गेटिंग 3 white balls 3 white balls इन फर्स्ट चांस ना। यस सर 5 6 3 होते नहीं भी लिखोगे तो 13 कोई बात नहीं। बी बराबर गेटिंग 3 black balls। ठीक है, बोल भाई, समझ में आया? पहला बार में गेटिंग 3, 1 कहा था तो 1 नहीं लिखते थे, 2 कहा था तो 2 लिखते, 3 कह रहा है तो 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पी ए इंटरसेक्शन बी ही ना पूछ रहा है, कैसे समझ में आया भाई? यही पूछ रहा है हमसे, क्यों नहीं हम कंडीशनल लगा रहे हैं? हर सवाल में अपने आप से एक सवाल अंदर पैदा करेंगे हम कि क्यों यही फार्मूला लगा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में ये जरूरी है, ठीक? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जरूरी इसलिए है कि एक जैसा अभी पढ़ के आए और यही है, तो क्यों यही फार्मूला लगाएंगे? दो अलग-अलग पूछ रहा है, व्हाइट और एंड पूछ रहा है, एंड कहीं दिया है, व्हाइट एंड हमेशा एंड दिखेगा। ठीक है, और उस वाले में क्या दिखता था? इफ दिस ए इज अकर्ड देयर बी, इफ बी इज ऑलरेडी अकर्ड, उसमें ऑलरेडी क्या दिखता है? ये ऑलरेडी एक हो चुका है, तब दूसरे पूछेगा तो ए बाय बी करेंगे। याद रखिएगा, ये चीज ध्यान देने वाली है ना? तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? पी ए इनटू पी बी बाय ए। चल भाई, पी ए का मतलब क्या होता है बता? 5 से 3 by 13 से 3। हाँ, क्या होगा? पहला माने व्हाइट कितना है? 5। 5 में से कितना निकाल रहे हैं? 5 में से 3 को चुन लिए। अपन टोटल है 8 5 13। 13 से 3 नहीं रख रहे हैं ना बाल, ना तो बाल कितना बच गया नीचे? 10 और ऊपर 8 में से निकाल रहे हैं तो 8 से 3 कर लेंगे सॉल्व भी करो। 5 से 3 को सॉल्व कर लीजिए। 5 से 3 का मतलब हुआ 5 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। हाँ 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हाँ गया। अब 5 चौके 20 बटा 2 10 आया, तो यहाँ पर आया पहले से 10। आप लोग सॉल्व कर दीजिए 8c3 को यार। तब तक 8c3 का मतलब हुआ 8 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल 7 8 7 8 56 होगा। सही बोल रहा है, क्योंकि 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल 6 को लिख दो 6 गुणे 5 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल 5 से 5 गया 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, तो ऊपर आया 56। नीचे क्या आएगा? 10c3 को सॉल्व करिए और 13c3 को सॉल्व करिए। चलिए 13c3 माने 13 into 12 into 11 चलो into 10 फैक्टोरियल अपन 10 फैक्टोरियल into 13 में 3 गया 10 और 3 फैक्टोरियल 10 से 10 गया 3 में 6 6 2 13 दूनी 26 26 गुणे 11 26 गुणे 11 6 8 286। ठीक है, अब करिए 10c3 को सॉल्व कर लीजिए। 7 8 10c3 का मतलब होता है 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल अपन ये 10 minus 3 7 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल 7 से 7 गया 3 फैक्टोरियल माने होता है 6। ये 6 होता है तो 6 को 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 240 और 2 4 जा 12 नहीं 120 ना। हाँ 120 हाँ 120 आएगा। 12 नहीं 12 आ गया यहाँ और 4 से 14 4 3 आ गया 14 से कटेगा ये नहीं 14 और 2 से कट जाएगा 7 2 7 14 2 से 7 से 43 कटेगा
7 बटा कितना आ रहा है? 429। 429। ठीक है, आ रहा है समझ में? मेन कैलकुलेशन था यहाँ सॉल्व करना, तो वो अब कर लिए। बाकी ये समझ में आया ना? कभी कभी क्या होगा कि एमसीक्यू में पूछेगा तो आंसर ऐसे भी दे देगा है, साथ नहीं करेंगे आंसर ऐसे भी दे देगा एमसीक्यू में देगा तो, और एमसीक्यू में दे सकता है इसको, क्योंकि एमसीक्यू करने के लिए सोचना कंसेप्चुअल देना है एमसीक्यू में, करवाना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये भी दिखाना है कि 2 लाइन के सवाल दिए थे एमसीक्यू में। बोर्ड को ये दिखाना होता है ना भाई, एमसीक्यू में ज्यादा नहीं दे सकते हैं। क्लेम मान लो कोई कर देगा कि इतना बड़ा सवाल आप एमसीक्यू में दे दिए थे, तो क्लेम करने के लिए वो दे देगा ऐसा सवाल, 2 लाइन का सवाल है, क्या क्लेम करेंगे आप? लेकिन आपसे देखिए एमसीक्यू में पूछ सकता है ये, ठीक ना? तो इसलिए तैयारी अपनी रखना है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाना है। चलते हैं अगले पे। 2 balls are drawn from a urn. 2 balls are drawn from a urn containing 2 white, 3 red and 4 black. यहाँ पे 2 बाल निकालना है एक बैग में से, और कंटेनिंग 2 white, कितना है? 2 white है इसमें, 3 red है और 4 ब्लैक। 1 by 1 एक एक करके निकालना है। देखो ये लिख के देगा कि 3 at a time, 2 at a time, 1 by 1 मैंने एक एक करके निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। सब कुछ तो क्वेश्चन में लिख दिया भाई, बिना रखे एक एक करके हमको 2 बाल निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बाल इज रेड? एटलीस्ट एटमोस्ट करके समझ लीजिए, एटलीस्ट कहेगा मैंने कम से कम एक रेड हो, कम से कम एक रेड कह रहा है, मैंने वो क्या कह रहा है? एक से अधिक भी हो सकता है। कम से कम एक रेड का मतलब हो सकता है दोनों ही रेड हो सकता है दोनों बाल रेड हो सकता है एक रेड हो तो एक व्हाइट हो सकता है एक रेड हो तो एक ब्लैक हो। इस सबका उपाय एक ही है, इतना केस ना सोचते हुए जब भी आपको एटलीस्ट कहे एक में से ना होने की प्रोबेबिलिटी घटा दीजिएगा। टोटल होता है 1, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होता है? 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी। टोटल में से एटलीस्ट मैंने कम से कम एक चाहिए ही आपको, तो क्यों ना हम टोटल में से ना होने की आपकी प्रोबेबिलिटी घटा दे। बोलिए, आया समझ में? तो 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक, 1 माइनस रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। बात समझ गए ना? अब समझाना है इसको? हाँ तो चलिए यहाँ लिख लीजिए कि ए बराबर क्या लिख लेंगे आप? गेटिंग रेड बाल ना, रेड चाहिए आपको तो गेटिंग रेड बाल। बी बराबर भी क्या? रेडी बाल चाहिए, एटलीस्ट 1 रेड बाल। हाँ तो रेड के होने की प्रोबेबिलिटी घटा लीजिए। बी बराबर भी लिख दीजिए गेटिंग दूसरा बाल, फर्स्ट रेड बाल। यहाँ गेटिंग सेकेंड बाल इज रेड। ये बताइए हमको पहला भी रेड और दूसरा भी रेड एक में से घटा लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ये नहीं, एक में से ये नहीं घटाएंगे, इसका यूनियन ले लेंगे। यूनियन मतलब क्या? कि हमको ये एटलीस्ट का, अच्छा अभी हम आपको समझाए थे ना, एटलीस्ट कहेगा तो क्या करेंगे? यूनियन। हाँ, और कहेगा तो इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी करना है ना, कम से कम एक चाहिए ही चाहिए, तो ए यूनियन बी। हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ही बताइए, किसी की प्रोबेबिलिटी का होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1। हाँ, यही ना जानते हैं आप? हाँ, जैसे हमको होने की प्रोबेबिलिटी पता होता है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या कर देते हैं? एक में से घटा देते हैं। तो वही काम करना है कि अगर होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो इसको लिख सकते हैं ना कि एक में से ना होने की प्रोबेबिलिटी। बोलना भाई, ये पता है? चलो 1 माइनस ना होने की, अच्छा ये हम डिमॉर्गन ना पढ़ाए थे आपको। ए यूनियन बी के ऊपर अगर बार रहेगा तो आप उसको ए बार इंटरसेक्शन बी बार लिख दीजिएगा। बोलिए, पढ़ाए थे क्या? तो इसको लिख सकते हैं पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। हाँ, अब जरा 1 माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी पढ़े हो भाई, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला पढ़े हो, पी ए इंटू, तो उसी तरह फॉर्मूला क्या होगा? पी ए बार इंटू पी बी बार अपन, चलो 1 माइनस पी ए बार माने ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला बार में रेड आए, पहला बार में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 एक निकालना, 2c1 रेड 3c1 3c1 अपन 3 2 5 9,
हाँ 9 1/3 हाँ 1/3 इंटू दूसरा बार भी क्या हो रेड ही आए तो एक तो रेड निकल चुका है अब क्या करें हम 2C1 upon 8 क्या होगा 2C1 upon 8 कोई से हो सकता है 1/12 हो जाएगा 1/12 8 3 का 24 एक 24 माइनस 2 1/12 1/12 1/12 12 minus 1 11/8 11/12 हो जाएगा कट जाएंगे 2 से 8 कट जाएगा भाई ये 8 में से होगा 1/4 लिख दीजिए एक बॉल अच्छा ठीक है हाँ हाँ ठीक है एक बॉल हट जाएगा ना सर तो हटा तो दिए ही है तीन में से हाँ तो 5 नो आज कुछ नहीं होता हाँ हाँ ठीक कह रहा है भाई अरे भाई कोई से ए बार है ना भाई वही तो बोल ए नहीं है ये बात हमको रेड नहीं चाहिए ये ए बार है ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है अब तो लेके देखो समझ में आया नहीं समझे हां समझ गया नहीं समझे समझ गया शुरू से शुरू से फिर तो कोई बात नहीं देखिए एक बार बहुत समझ में आना चाहिए प्रयास 2-3 बार किया जाए 2 are drawn at random on containing 2 white and 3 red and 4 black ये तो समझ में आया कि एक झोले में हमारा 2 व्हाइट रखा हुआ है 3 रेड रखा हुआ है 4 ब्लैक रखा हुआ है ये बात समझ में आया ये बात समझ में आया तो कह रहा है कि एक एक करके 2 बार निकालेंगे हम तो दोनों ही रिप्लेस नहीं करेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल इज रेड कम से कम एक रेड आए हमको एक बात बताइए एटलीस्ट माने क्या ए यूनियन बी एंड माने क्या एटलीस्ट माने क्या यूनियन याद कर लीजिए ठीक है कम से कम ये सब भी समझाए थे एटलीस्ट माने क्या कि अगर ऐसे होता है ठीक है एटलीस्ट माने कम से कम एक हो ही तो कम से कम एक कब होगा या तो ये हो जाए ये भी सही है ये वाला भी लेना है ये वाला भी लेना है तो ये ए यूनियन बी का ना केस होता है भाई हाँ तो एटलीस्ट को आ रहा है तो ए यूनियन बी ले लिया ऐसे नहीं आपको ज्यादा सोचना है तो याद रखिए जब एटलीस्ट कहेगा तो यूनियन एंड कहेगा तो सेक्शन एटलीस्ट का है तो ए यूनियन बी भाई ए यूनियन बी को हम ऐसे लिखे हैं तो कोई दिक्कत है किसी भी प्रोबेबिलिटी को हम एक में से उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को घटा ही सकते हैं अच्छा डी मॉर्गन लगाए हैं इसमें कोई दिक्कत है डी मॉर्गन में दिक्कत है तो डी मॉर्गन है दिक्कत है तो ये समझ लीजिए चलिए डी मॉर्गन ला देखिए पहले यही होता है ना जी जब तक पहले लेक्चर से फॉलो नहीं करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कोई बात नहीं आप देखिए जब भी ए यूनियन बी का हम बार करेंगे तो पी ये बार क्या होगा सिंगल सिंगल बढ़ जाएगा यूनियन है तो इंटरसेक्शन में हो जाएगा ये हाँ वो उल्टा देते हैं अगर ये इंटरसेक्शन रहता तो वो यूनियन हो जाएगा तो किसमें हो जाता यूनियन ये समझ में आया हाँ इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ ठीक है तो डी मॉर्गन लॉ है कि जब आपका क्या करेगा पूरा इंटरसेक्शन है तो अरे पूरा यूनियन है तो ये बात पूछेगा तो इंटरसेक्शन में कर देगा अब बताओ 1 माइनस चल रहा है जो भी इंटरसेक्शन वाले को आप क्या पढ़े हैं अभी अगर मान लीजिए बार नहीं रहता तो यही ना पढ़े पी ए इंटू पी बी बाई ए तो बस उस पे बार लगा दो ना भाई बार लगेगा तो बार का फार्मूला लगेगा बार नहीं लगेगा तो बार का फार्मूला बार माने कॉम्प्लीमेंट अब समझ में आया अब बताओ ए बार का मतलब क्या होता है ए के न होने की प्रोबेबिलिटी 1 minus 1/3 फर्स्ट रेड 2 बाई हाँ 2 बाई ना होने की प्रोबेबिलिटी तो ये बताओ रेड के न आने की प्रोबेबिलिटी रेड न आए रेड कब नहीं आएगा मत लाइए रेड 2 और 4 6 इन 6 में से कुछ आएगा ऊपर और टोटल नीचे कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 अब समझ में आया कि नहीं हाँ हाँ चलिए अब यहाँ पर फिर से ना आए फिर से ये ना आए तो क्या होगा 5/8 नहीं हाँ हाँ नहीं समझ में आया आ गया तो 3 दूनी का 6 3 3 का 9 10/24 अच्छा 2 से घटा दे 2 चौका 5/12 एक में से 5/12 घटेगा तो क्या आएगा 7/12 आंसर इसका क्या होगा 7/12 कम से कम एक रेड आने की प्रोबेबिलिटी 7/12 आया समझ में नहीं आया नीचे बता देना 6/9 6/9 अरे भैया एक मिनट भाई ए के ना रेड के ना आने ए क्या है गेटिंग फर्स्ट बॉल इज रेड ए है गेटिंग फर्स्ट बॉल इज रेड तो रेड ना है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी
रेड अगर रेड नहीं आएगा तो क्या क्या आएगा, व्हाइट नहीं तो ब्लैक आएगा ना भाई। तो व्हाइट ब्लैक को जोड़ लीजिए, 4 दूनी 6 ऊपर हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा। हाँ हाँ आ गया। समझ में आया भाई? सबको सेटिस्फाई होना चाहिए, पूरे क्लास सेटिस्फाई है? यस तो आप सर। नोट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, देखिए आप बल्ब लेने जाइए तो आप आम सेब संतरा मंडी में गए हैं कि नहीं? गए सर। गए हैं तो जब पेटी खुले है, अगर पेटी लेना हो, पेटी माने होता है कि पूरा कैरेट। कैरेट, एक कैरेट लेना हो तो कैरेट का आम निकाल के चेक करते हैं, ऊपर से 4 2 3। सेब लेना है तो ऊपर का 2 4 देखते हैं, बढ़िया है कैरेट, बड़ा बड़ा दिख रहा है साइज, ठीक है भाई। ये सब थोड़ी है कि पूरा कैरेट लेना है तो हाँ, पूरा बड़ा बड़ा व्यापारी है, ट्रक का ट्रक माल लेना है, पूरा क्या करेंगे भाई? एक कैरेट। जाएंगे 1 2 कैरेट देखेंगे, आगे पीछे से साइड से देख लेंगे, बीच में से देख लेंगे, तो निकलवा के यही ना करेंगे। तो जितना बड़ा धंधा होगा वैसा काम करेंगे। आपके पास यहाँ 200 बल्ब है, तो 200 बल्ब में 5 बल्ब डिफेक्टिव है। अब पूरा मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ अच्छे से। लेना है कब? जब हमको डिफेक्टिव ना रहे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा दिया है, उसमें संतरा का बात किया है कि एक संतरा बेचने जाता है और उसको बेच देना है संतरा। कब बेच पाएगा? जब जितना माल वो लेना है जिसको व्यापारी को वो देखेगा, और अगर वो संतरा डिफेक्टिव ना हो तब। अगर एक भी संतरा डिफेक्टिव हुआ वो नहीं लेगा। समझ आया देवांश बाबू? चलिए, टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, दिया है एनसीईआरटी में सवाल दिया है। टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, 2 बल्ब आर रेंडमली सेलेक्टेड। 2 बल्ब आर रेंडमली सेलेक्टेड का मतलब हुआ कि 2 बल्ब को देखेंगे, सही रहेगा तो पूरा बल्ब ले लेंगे, ठीक ना? 2 बल्ब सेलेक्ट किया जा रहा है। हाँ, फ्रॉम ए लार्ज सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। लार्ज सैंपल माने कि 200 का है, अभी देखिए आगे पढ़ेंगे तो। इफ आइदर बल्ब इज डिफेक्टिव द इंटायर लॉट इज रिजेक्टेड। अगर एक भी बल्ब डिफेक्टिव हुआ, कितना देख रहे हैं हम? 2 बल्ब, 2 बल्ब निकाल के हम देखेंगे, ठीक है? पूरे उसमें से 2 बल्ब हम निकाल के देखेंगे, और अगर इफ आइदर बल्ब इज डिफेक्टिव, अगर कोई भी बल्ब डिफेक्टिव हुआ तो हम क्या करेंगे? इंटायर लॉट इज रिजेक्टेड, पूरा का पूरा लॉट को मैं रिजेक्ट कर लूंगा, नहीं लूंगा, ठीक है? तो सपोज ए सैंपल ऑफ 200 बल्ब कंटेनिंग 5 डिफेक्टिव बल्ब। मान लीजिए कि जो कंटेनिंग है, मतलब कि जो पैकेट है जिसमें बल्ब को रखा गया है, उसमें कितना बल्ब है? 200 बल्ब है, 200 बल्ब है, जिसमें से 5 खराब है, तो अच्छे कितने हैं? 195 और खराब कितने हुए? 5। ये गुड हुआ और ये बैड डिफेक्टिव है ना? बैड। चल, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल विल बी रिजेक्टेड। देखिए क्या कह रहा है, सैंपल रिजेक्टेड हो, माने सैंपल लिया न जाए, रिजेक्ट हो जाए। हाँ, रिजेक्ट कब होगा? जब खराब वाला निकलेगा। तो 5C हाँ। 2। अब बताइए क्वेश्चन जरा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हम लोग को कि तो टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, 2 बल्ब आर रेंडमली सिलेक्टेड। 2 बल्ब को रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द लार्ज सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए। इफ आइदर बल्ब इज डिफेक्टिव द एंटायर लॉट इज रिजेक्टेड। अगर एक भी बल्ब अलग हुआ तो हम क्या करेंगे? बाकी सब रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हमको एक बात बताइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सैंपल रिजेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? हाँ? नहीं, ये भी हो सकता है कि हाँ, ये भी हो सकता है कि हम क्या करें? एक में से अच्छे वाले को घटा दें, दोनों बार में अच्छा नहीं। हाँ, ये होगा ना? एक में से क्या घटा दें? तो अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए ए पहली बार में अच्छा हो, बी दूसरी बार में अच्छा हो, तो अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। हाँ, अच्छा ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस बी। 1 माइनस बी। डिफेक्टिव बल्ब इतना दिया है तो उसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ 5 है तो 5C1 अपन 195C1 विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। और 4C into 4C1 अपन हाँ, 190 ना 200 नीचे होगा ना? 200 नीचे होगा, 200। फिर 2 निकालेंगे। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। आप आपको ऐसे जैसे करिए, करना वैसे है। जैसे छुट्टी करो। करिए, एक काम करिए, रुकिए, एक आदमी करिए कि ऐसे करिए, इसको 1 माइनस Direct। 1 माइनस वाला करिए, और एक आदमी ऐसे करिए, देखिए कि आंसर मैच कर रहा है। नहीं करेगा तो फिर मेरे पास आइए, ठीक। ठीक है? देखते हैं, कर लिए। 5C1 अपन 200C1 into 4C1 अपन 199C1 किए। आंसर नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया? आंसर क्यों नहीं आया?
गलती हुआ है। सोचिए, नहीं हाँ, सोचिए, सही है सही सोचिए। सोच रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि डिफेक्टिव हो तो ना और माल बेचाए नहीं, रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट जो हमारा क्या है, बार-बार क्या है, बार-बार। रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट हो जाए माने जो भी हम आप बार बार इस मत समझिए, इसलिए कह रहा हूँ कि कभी बल्ब देगा, कभी ऑरेंज देगा, कभी मैंगो देगा, कुछ भी को डिफेक्टिव करेगा, ठीक है ना। तो डिफेक्टिव क्या हो, बेचाए नहीं, मतलब रिजेक्ट हो जाए। कब रिजेक्ट होगा, अब आपने क्या किया कि 5C1 कर दिया, उसने ये कहा है कि रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट तो इस केस में भी होगा। आपने रिजेक्ट का केस कैसे मान लिया कि 5C1 अपन 200C1 इंटू 4C1 हमें यही होगा। ऐसा भी तो हो सकता है, रिजेक्ट का केस ये भी तो बन सकता है कि कोई एक ही खराब हो। हम 2 बार चेक किए, एक बार अच्छा दिखे, एक बार खराब दिखे, तभी भी तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तुमने वो, हाँ या अभी नहीं समझे, अभी नहीं समझे। हम गए लेने, सिंपल समझो, सब्जी मार्केट में गए आलू लेने, हाँ। आलू लेने लग गए, हाँ 2 आलू चेक करेंगे निकाल के, अगर एक आलू सड़ा हुआ फिर भी तो नहीं लोगी। नहीं। हाँ। तुम दोनों आलू देखोगी, दोनों के दोनों आलू अच्छा रहेगा तब ना लोगी, ऐसा समझो। मतलब अब तुमने क्या किया कि तुमने इस कंडीशन के अगेंस्ट दोनों के दोनों आलू खराब है, बस वो वाला बताई हो। तुम क्या की हो, दोनों के दोनों आलू तुमने क्या कंसीडर किया है खराब भाई होने की probability कि दोनों के दोनों आलू खराब है, ये मान लिया। हम कह रहे हैं कि ऐसा भी तो केस बनता भाई कि एक आलू खराब था, एक आलू अच्छा था, फिर भी तुम नहीं लेते, हाँ। वो केस को तुमने छोड़ दिया। तुमने उस केस को भी छोड़ दिया कि पहला बेर निकाले अच्छा हो, दूसरा बेर निकाले खराब हो। एक ये केस को छोड़ दिया कि पहला बेर खराब था, दूसरा बार अच्छा था। ये दोनों केस को छोड़ दियो, कह रही हो कि आंसर आ जाए। दोनों खराब। हाँ? ये अब बता रहे हैं हम, ये तीनों केस ऐड कर देंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा। अच्छा एक केस तो किए हो कि दोनों के दोनों खराब है। अब एक बार इसमें करो कि पहला बेर खराब हो और दूसरा बेर अच्छा हो, और दूसरा बेर खराब हो तो पहला बेर अच्छा हो, और तीनों को ऐड कर देंगे तो और तीनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। 3 केस बना ना, तो या तो 3 केस बना के करो या तो एक में से घटा के करो। अब जो आसान पड़ेगा उससे करिए। एक बार याद रखिएगा इस बात को, एग्जामिनेशन हॉल में हटा के हम लोग कर लेंगे, हटा के करिए चाहे जोड़ के कर करिए। लेंगे हम लोग। आप जय बताइए उस तरह। हम कैसे बताएं, एग्जाम बुक वाला छोड़ दें, ऐसे बता दें। बुक वाला एक मेथड बताए ना पिछले में, ऐसे आपने ऐसे देखा है, वो वाला हो जाएगा ना, 1 - वाला। अब हम कहे कि आपने किया था, क्या किया था, रिजेक्ट हो जाए ना, सब डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। 5/200, पहला बेर अच्छा हो और दूसरा, पहला बेर खराब हो और दूसरा बार भी खराब। देखिए, पहला बेर अच्छा हो और दूसरा बार खराब। ये 195 पे कर लीजिए क्या, दूसरा बार अच्छा हो। दूसरा बार ठीक होगा। हाँ। नहीं समझे क्या, समझे। पहला बेर खराब हो लेकिन दूसरा बार अच्छा हो, हाँ। अब दोनों हाँ। तुम तभी भी तो नहीं लोगे। नहीं लेंगे। पहला बेर क्या हो, खराब अच्छा हो, पहला बेर अच्छा हो जाए, लेकिन दूसरा बेर खराब हो जाए, सॉरी पहला बेर इसमें खराब ले लिया हूँ। दूसरा बार अच्छा। पहला बार खराब हो जाए, 5 खराब बार, लेकिन दूसरा बार अच्छा हो गया। ठीक, तभी भी तो तुम नहीं लोगे, तभी तुम्हारे मन में शक करेगी यार ये खराब था। हाँ हो सकता है और भी खराब हो, बोलो। और ये भी तो हो सकता है कि पहला बार में 195/200 into 5/1, ये भी तो हो सकता है। अब देखिए तो आ रहा है आंसर, 4 से इसको कर दीजिए 50 चौका 200, 5 का यहाँ। अब देखिए इसको करिए, 40 बार 5 से करेंगे तो ये 5 40 40 और 5 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 19 39। हाँ 539 हाँ ठीक है। 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा। सर तो नीचवा कटाइए, ऊपर बस 5 से कटाया। तो 5 से कटा दीजिए नीचे, 5 से काटे हैं तो 20 होगा। पांचवा तो कटेगा सर। वही तो 5 से कटाया है तो 5 से 39 पर मैं 5 से 40 कर में क्या करें जी। तो 5 से दोनों काट दिए गए। अच्छा ठीक है। 5 से 40 कटा 5 से 40 कटा दीजिए 1/8। हां ई काम सही कह रहे हो। हाँ ठीक। हां हाँ सर। तो 95 को 5 से 200 कटा दीजिए नीचे। 5 से 200 कटा है तो नहीं कटेगा, 40 आया है ना 5। वहाँ पे यहाँ पे इधर वाला। अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है सर, आगे चलिए। क्या 95 किया हूं, अरे यहाँ ठीक पे है भी सर, काटिए, ठीक है इधर भी काटिए। सही है ना। हाँ तीसरे वाले को कटा दीजिए। हो जाए। अपने हिसाब से देखिए।
और फिर से 5 से हाँ वो भी कटा है 40, ऊपर का कटाई 95 195 5 से 39, 20 20 5 हो गया यार सही है। हाँ 199 कॉमन हो जाएगा सब में। नीचे से 199 सब में, कॉमन ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे? 1/10 यहाँ क्या बचेगा? 1/8 1/8 39/8। हाँ यहाँ क्या बचेगा? 39/8 सर वो गलत कहाँ सही बचेगा? है सही है अच्छा वो 4 से कटा है कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, मल्टीप्लाई करने नहीं आएगा, कहो कैलकुलेशन ज्यादा है। कॉमन तो पूरा में दिख रहा 199। अगला वाला क्वेश्चन बिना आंसर ना हो तो क्या होगा? पैरावा में 1 + 2 भी जोड़ने में और ये देखो तो हाँ 8 39/8 और 39/8 78/8। हाँ हाँ तो यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट 1/10 प्लस 78/8 है ना। हाँ 1/99 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 40। 10 चौके 40, 8 5 5 से इसमें गुणा करो। ये भाई किसमें हाँ क्या करो भाई ना मतलब 5 से करेंगे ना 390। हाँ चलो एक बात बताओ 199 into 394/40 कुछ कट पिट रहा है तो कटा लो। कट पिट क्यों नहीं रहा है? 2 से कटाओगे चाहे 4 से ही कटाओ। देखो तो 4 9 36 2 से कटाइए 2 से 2 एकम 2 9 18 2 से 20। हाँ 197 भाई। अब 0 से 0 दोनों रेट पर क्या करना है? लिख 29 ये आ रहा है, हाँ आ रहा है ना? एकदम आ रहा है भाई मैं दूसरे मेथड से किया और बुक में दूसरे से किया है। अब आप दोनों मेथड देख लीजिए कौन आसान है। बाकी आप समझ गए ना कि आप गलती कहाँ कर रहे थे। हाँ और नहीं यार बेकार ही ले लो। हाँ? दोनों छोड़ दे रहे थे, दोनों बेकार ही ले रहे हैं। दोनों बेकार ले रहे थे। ऐसा नहीं करते हैं आप मार्केट जाते हैं तो एक एक चीज देखते हैं। यहाँ आके दोनों केस छोड़ रहे थे। मार्केट जाएंगे और एप्पल लेना है, कुछ और नहीं होगा तो कुछ भी लेना है, हां तो लेके वो पैरावा में कुछ भी लेना है, एक और है ऐसी चलता है बेकार Probability का कुछ भी लेना है तो आप 2 अगर लेना है तो दोनों के दोनों चेक करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक खराब होगा एक अच्छा होगा तो आप लेके चले आएंगे। हाँ आप दोनों ही अच्छा चाहिए तो या तो दोनों अच्छा वाला केस ले लीजिए, या तो मैंने जैसे बुक में किया है, या तो आप ये केस कर ये लीजिए। दोनों अच्छा वाला किस लिए है? 1 माइनस दोनों अच्छा वाला किस? वो हाँ वो हटाया है एक में से, दोनों अच्छा वाला हटा दिया। अरे डिफेक्टिव बताना है ना, रिजेक्ट हो जाए। एक में से दोनों अच्छा वाला केस हटा दिया। वो वाला सेम केस हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर फुटबॉल मैच वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आता है। सुनिए हम बता दें इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। एक मैच है, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 चाहे कुछ भी मान लीजिए। तीनों ही मैच को जीत जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नहीं, तीनों के तीनों मैच को जीत जाए, तीनों ही जीत जाए। तीनों को इंटू कर रही है। फिर से गलती नहीं, एक में से तीनों के हारने की प्रोबेबिलिटी घटा देना है। हारने तीनों के कम से कम एक मैच को जीते, कम से कम एक मैच को जीत जाए। एक में से क्या करेंगे? हम लोग में ड्रॉ वाला केस भी लेते हैं सर। लाइक फुटबॉल मैच है तो ड्रॉ हो जाता है, लाइक दोनों में से कोई नहीं जीता। वो तो क्वेश्चन कहेगा ना जिस हिसाब से उससे चलेंगे। वो तो क्वेश्चन अप्लाइएगा, उससे किया जाएगा। तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सॉरी एक में से घटाने वाला आसान पड़ रहा है। हाँ? एक एक में से घटाने वाला आसान है तो उसी से कर लो भाई। 2 लाइन ठीक ना? मैं इसको दोबारा इसलिए लिखा था कि उस मेथड से भी देख लो और इस मेथड से भी देख लो। क्लियर है? चले आगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे होगा। एक लंबा लेक्चर में जिस दिन हम नहीं आए थे 40 मिनट का वीडियो था। वही वीडियो नीचे ऊपर होगा, देख लेना लेक्चर वाइज। हाँ चलो अगले पे चलते हैं कि नोट करना है इसको। समझ में आ गया ना क्या छोड़ रहे हो क्या ले रहे हो? ये गलती मत करिए, छोटी छोटी गलतियां आपके क्वेश्चन में होंगी और ये इस क्वेश्चन को हल्के में भी मत लीजिएगा। आप स्टूडेंट है ना, यही फंसा है। 12th पास लोग गलती करते हैं, 12th में
तो इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आ गया तो आसान है, नहीं समझ में लपेटे में आए तो एग्जाम में तो मन में होगा कि हम 80 नंबर का करके आए हैं सर, 94 नंबर का करके आए हैं। बाबू कैसे कि एकदम सही किए हैं, ये कहाँ गलती किए हैं। एग्जाम में पता चलता है कम नंबर आ गया। भाई कम नंबर इसलिए आता है क्या, आपको तो लगता है आप सही करके आ गए, अभी आपको लग रहा था ना कि ऐसे कर देंगे तो सही हो जाएगा, तो ये गलती नहीं कर। अब इस पे डिस्कशन हो गया, हमको लग रहा है 10 मिनट का डिस्कशन इस पे हुआ, तो ये कंसेप्ट एकदम आपका तैयार हो जाना। इस क्वेश्चन को देखिए, ए बैग कंटेन एन व्हाइट और एन रेड। भाई एक बैग है जिसमें एन रेड रख दो और एन रेड और एन व्हाइट, ठीक है ना। उस बाल में एन रेड और एन व्हाइट। पेयर ऑफ बाल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। पेयर ऑफ ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट माने कि दो, बिना रखे दो बाल हम निकाल रहे हैं, बिना रखे दो बाल निकाल रहे हैं। Until the bag is empty, जब तक वो बैग खाली ना हो जाए, जब तक वो बैग खाली नहीं हो जाता हम दो दो बाल करके निकाल रहे हैं। So that the probability that each pair consists one white and one red ball is this। प्रोबेबिलिटी ये हमारी आ जाती है, इसको छोड़िए तो आंसर लाना है। पेयर कंसिस्ट वन व्हाइट, हम हमेशा दो दो बाल निकाल रहे हैं ना, तो पहले बार में निकाले एक व्हाइट और एक क्या है रेड, एक व्हाइट एक रेड आए, दूसरे बार में एक व्हाइट एक रेड आए, तीसरे बार में भी ऐसे ही आए, ठीक है। तो एक बात बताइए, टोटल अगर इसमें एन रेड है, ये रेड है, तो वैसे ही लिखना पड़ेगा कि ए क्या है, गेटिंग रेड बॉल, और बी क्या है, गेटिंग व्हाइट बॉल। ठीक है। अब एक बात बताओ बाबू, हमको क्या करना है पहला बार में, केस 1 में, मान लो मैं पहला केस ले रहा हूं, पहला केस में क्या होगा कि टोटल कितना है, टोटल कितना है, एन रेड और एन व्हाइट मिलके 2 एन और एन 2 एन है ना टोटल, और हम निकाल कितना रहे हैं। तो पहला केस में हम लेंगे कि 2n में से हम 2 बाल निकाल रहे हैं, ऊपर में क्या लेंगे कि रेड वाले में से एक निकाल लिए और व्हाइट वाले में से, ये पहला केस हो गया, ठीक। दूसरा केस पे आइए, सारी केसेस पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक। ये एक सवाल नहीं है, अपने आप में बहुत सारा सवाल है, सारे सवाल को जोड़ दिया जाएगा। पहला बार में क्या किए, टोटल 2n बाल था, हमको पेयर ऑफ बाल 2 बाल निकालना है, 2n/2। अब ऊपर क्या रखेंगे, एक रेड चाहिए, तो रेड कितना है, n रेड में से रेड निकालेंगे, n व्हाइट में से एक व्हाइट निकालेंगे, बोलो। अब दूसरा केस में फिर से कितना निकालेंगे, 2 निकालेंगे, कितना बच गया, 2n - 2c2। 2n में से 2 निकल चुका है, कितना बच गया, 2n - 2c2। जितना बचा उसी में से ना 2 निकालोगे, कितना बचा है, 2n - 2, इसमें से फिर 2 निकालना है। और ऊपर में देखिए, इस n में से एक निकल गया है ना, n - 1 में से क्या निकालेंगे, इस n में से n - 1 से। तीसरा केस में क्या करेंगे, फिर ऊपर नीचे कितना होगा, 2n - 2 निकल गया, तो 2n - 4 ना, हाँ, ऊपर में n - 1 निकल गया था, n - 2c1 into n - 2c1। ऐसे केस कहाँ तक जा रहा है, जब तक ये बाल खत्म नहीं हो जा रहा है, जब तक बाल खत्म नहीं हो जा रहा है, तो लास्ट में एक ऐसी स्थिति बनेगी कि ये कितना बचा रहेगा, 2 ही बचा रहेगा, 2 में से 2 निकालना होगा। लास्ट केस लिख रहा हूँ, nवां केस, हाँ होगा ना भाई, निकालते जाओ तो बाल बचेगा थोड़ी ना, कम होते जाएगा ना। अब इसको ऐसा समझो कि 8 बाल है, 8 रेड है और 8 व्हाइट है, बोलो। हम हर बार 2 बाल निकाल रहे हैं, तो पहले बार में 8 में से 2 निकाल लिए तो कितना बचेगा, 6। देखो 2 निकाल 2 घटा दिए 6। दूसरा बार में कितना बचा, 4। तीसरा बार में कितना, 2। लास्ट में कितना बचेगा, 2 ही ना बचेगा, बोलो। तो 2 में से दोनों निकाल लेंगे, ऊपर क्या करेंगे, ये एक एक बचा रहेगा, हाँ, इस एक बचा रहेगा ना, और ये एक और ये एक मिलके 2 है, इसको एक में से बचा रहेगा, उसमें से एक निकाल लेंगे, 1 बोलो, हाँ बोलिए। n - 2c1। हाँ भाई, पहले n था, एक घट गया, एक निकाल लिए हैं तो n - 1 हुआ है, फिर अब इसमें से एक घट गया, n - 2 हुआ है, ये घटते 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 1 हो गया, ठीक है।
बोलिए सही में। अब क्या करेंगे कि इन पूरे केस को मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना? बोलिए पर ये पूरे केस को मल्टीप्लाई ऊपर वाले टू NC1 NC1 अपन 2NC2 गुड़े n minus 2C1 n minus 1 C1 अपन 2n minus 4C2 गुना n minus 2 C1 n minus 2 अपन n minus 6 n minus 2 ऐसे करते करते हाँ 4 इसमें 4 तो घट नहीं रहा है। अच्छा यहाँ होगा यहाँ 1 into 1 ऊपर 1 अपन 2C2 का मतलब 1 ही होता है 2C2 ही करो साल n into n NC1 का मतलब क्या हुआ NC1 का मतलब अच्छा कोई भी C1 का मतलब वही हो जाता है जैसे 5C1 को 5 बोलते हैं 6C1 को 6 बोलते हैं तो NC1 माने n into n 2n n स्क्वायर ऊपर n minus 1 का स्क्वायर जहाँ n n minus minus 2 का डॉट 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 1 का स्क्वायर अपन 2NC2 2NC2 का मतलब क्या हुआ 2 बार निकाल रहे हैं C2 का मतलब यानी 2n 2n factorial upon 2n 2n minus minus 2 factorial upon 2 तो 2n 2 से 2 तो क्या into 2n minus 1 है ना 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 factorial कर रहे थे ना क्यों कर रहे हैं 2n minus 2 तक ले गए अपन 2n minus 2 factorial into 2 factorial 2n minus 2 से 2n minus 2 गया 2 से 2 2n into 2n minus 1 2 से 2 गया नहीं मत ले जाओ लिखो 2n into 2n minus 1 अपन 2 factorial अपन 2 factorial कितने आओ यहाँ क्या होगा वैसे ही बताना मुझे यहाँ पे ऊपर का तो कर लिए है ना सारा नीचे का करेंगे तो इसका तो ये आया उसी तरह इसका करेंगे तो आएगा 2n minus 2 into 2n minus 3 इसी तरह आगे जाएंगे तो 2n minus 3 into 2n minus 4 into 2n minus 5 आते आते कहाँ तक आएगा यार ये जाएगा कहाँ तक 2C2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 तक ये भी जाएगा बोलो और सबके नीचे 2 आएगा ना हाँ अब एक बात बताओ n minus 1 n minus 2 n minus कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है तो इसको लिखेंगे n factorial का स्क्वायर अपन इसको लिखेंगे 2n factorial 2 का पावर n n ये 2 का पावर n ऊपर जाएगा तो ये 2 का पावर n factorial का स्क्वायर अपन 2n factorial अब ये इससे कटेगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम बताइए जिस में सॉल्व कराए हैं हर चीज ये कट गया इतना आएगा अभी कर रहा है इसको थोड़ा सा मिटाना तो पड़ेगा ऊपर इरेज कर दिया वाला क्वेश्चन क्वेश्चन ये क्वेश्चन को इरेज करते हैं ना ये फालतू में क्या कर रहा है यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान मत दीजिएगा जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं भाई पहले यहाँ जोड़ दो आप बोर्ड की तैयारी वाले मत ध्यान दीजिए एक्सेप्शन क्या करेंगे बैठे हैं तो दूसरे को सवाल बढ़िया बढ़िया देखते रहिए ये n का फैक्टोरियल का स्क्वायर है ना ये देखो 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हो 2n factorial 2 डॉट डॉट एक समय आएगा कि ये n हो जाएगा समय ये होगा कि n minus 1 n minus 2 डॉट डॉट एक बात बताओ हमको 2 के पावर n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपन 2n को यहाँ तक 2n minus 1 2n minus 2 2n minus करते करते 2n minus 1 2n minus ये एक समय आएगा कि यहाँ आएगा n और n से पहले आएगा n 2n minus हार मानते हैं सर भाई हाथ में n minus 1 घटेगा और फिर 2n में से n घटेगा तो ये n हो जाएगा ठीक है अब ये देखो यहाँ के बाद से n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल चला जाएगा और इसमें से हम सब में से 2 कॉमन ले लेंगे
सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 n into n minus 1 into n minus 2 ये फिर से n फैक्टोरियल हाँ n minus 1 minus 2 हाँ 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ n फैक्टोरियल आएगा n फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल गया सेम हो जाएगा ना तो कॉमन करेंगे तो इन सबको हम 2ncn लिख सकते हैं 2ncn का मतलब क्या हुआ 2 में से 2ncn का मतलब हुआ 2n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल यही ना होगा तो इस बात को समझो इसी बात को हम ये नहीं लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल क्योंकि 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ टालना मत समझ लेना 2n फैक्टोरियल अपन n 2ncn का मतलब क्या हुआ ब्रेक करो यही ना होगा हाँ इसको ये नहीं लिख सकते इसको ये नहीं लिखेंगे ऊपर तो छोड़ दो गोली मारो इधर देखो हाँ 2ncn को क्या लिख सकते हैं 2n 2n minus 1 2n minus 2 डॉट 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 हाँ, लिख सकते n हैं। n तक n minus 1 1 तक जाओगी हाँ। अब n फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल एक n से एक n चला गया हाँ बोलो हाँ और इसमें से एक n फैक्टोरियल मिला इसको ये बात नहीं लिखोगे 2ncn को ये ठीक है यही नीचे से ऊपर गया है इस तरीके से हमको 2 के पावर n अपन 2ncn खैर इसको ज्यादा एक हाँ रिजल्ट के तौर पे भी एक रिजल्ट के तौर पे रिजल्ट ही ना है हाँ एक रिजल्ट के तौर पे याद करिए 2 के पावर n अपन 2ncn ऐसे कंडीशन बोलेंगे तब तक लेंगे जब तक कि पूरा खत्म हो अब सुनो ऐसा कर थोड़ा मिटाएंगे नहीं अभी ऐसा हाँ कॉम्पिटिटिव में वही कह रहे कॉम्पिटिटिव में जैसे मान लीजिए कि आपको कह रहा है कि 8 रेड और 8 ब्लैक ब्लैक बॉल है 8 रेड और 8 ब्लैक बॉल है ब्लैक बॉल है तो तब तक एक एक बॉल निकालिए कैसे कह रहा है क्वेश्चन कि एक बैग में 8 रेड और 8 एनडीए हो गया जेई मेन हो गया इस सब में जब सवाल पूछता है तो रिजल्ट से भी पूछ लेता है तो रिजल्ट से जब सवाल पूछेगा प्रोबेबिलिटी का सबको याद रहेगा तो कितना फायदा करेगा कि अगर किसी बक्से में n रेड हो माने 8 रेड हो मान लो और 8 ब्लैक हो ठीक है 8 रेड और 8 ब्लैक हो गया तो 16 बॉल हो गया बोलिए वही ना काम किया हूं यहाँ अब एक बात बताइए आप कैसे याद रखेंगे 2 के पावर n ठीक माने कि 2 के पावर 8 अपन 2ncn माने 8 दूनी 16 सी n का मतलब फिर 8 8 है ना तो 8 8 है तो n की जगह 8 पुट कर लीजिए हो गया आपका आंसर 2 के पावर 8 2 to the power 8 अपन 2ncn माने कि 16c8 16c8 हो गया यही आंसर हो जाएगा हाँ बस उसको बस याद अगर आपको हाँ 2 के पावर n अपन 2ncn क्या याद रखना है 2 के पावर n अपन 2ncn अगर साथ साथ रहेगा तो 2 के पावर 7 14c8 ठीक है आसान है आप प्रूफ देख ही लिए प्रूफ करते करते हम यहाँ पर गए नहीं आज के इतना नहीं अब अगले पे चलेंगे नोट करेंगे इसको 3 घंटा हो गया देखो बाबू अभी हम लोग 2 ही चीज पढ़े प्रोबेबिलिटी में क्लास 12th वाला क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में केवल 2 चीज पहला चीज क्या पढ़े कंडीशनल और दूसरा चीज क्या पढ़े मल्टीप्लिकेशन रेशियो पहला चीज क्या पढ़े कंडीशनल क्या होता है बताइए बताइए जरूरी है उसको बताइए हाँ आपको थोड़ा खूब बड़े सुंदर सजा के बोलना होगा तो event A is occurred and find the probability of event B B when A is already occurred तो कंडीशनल के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं ठीक है ये है कंडीशनल माने कंडीशन लगा दिया कि पहला होगा तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी बताइए माने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये लिख रहा हूं माने आप क्या बात समझ रहे हैं ये लिख रहा हूं मैं आप समझ रहे हैं कि सर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैड ऑलरेडी अकर्ड बी हो चुका है इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैड ऑलरेडी
ऑकर्ड माने कि हो चुका है, तो इसको लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी बी, यही ना। चल अब एक बात बताइए, इसके अलावा इसके बारे में जो सर प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि पी ए बाई बी जो होगा, पहला प्रॉपर्टी कि जो पी ए बाई बी होगा वो सर 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये तो पता है कि प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगा। लेकिन 1 से छोटा होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि पी ए बाई बी का मतलब सर ये तो जानते हैं ना कि पी ए बाई बी सबसेट होता है बी का। इंटरसेक्शन कभी भी ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगी, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन होगा तो भाई बी से छोटा होगा ही। ठीक, जैसे मान लीजिए ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 4 है, कॉमन क्या हुआ 2 3, तो बी से छोटा नहीं हुआ क्योंकि बी में तो 2 3 4 है, वही बात कर रहा हूं मैं, तो बी से छोटा हुआ ना। माने अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें ए इंटरसेक्शन बी लगाऊं तो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, और मैं अगर डिवाइड लगाऊं पी बी से तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी बी, और मान लीजिए ये लिस्टेड इंटरसेक्शन है माने छोटा है माने अगर मैं बड़ा चीज छोटे चीज में बड़ा चीज से डिवाइड लगाऊं तो 1 से छोटा ही ना आएगा या 1 के बराबर आएगा। हाँ, बड़ा कौन है बोलो, बी है, तो छोटे में बड़ा से डिवाइड लगाऊंगा तो 1 से छोटा आएगा या 1 के बराबर आएगा। ठीक, और आपको पता है कि जो भी इस सेट में इंटरसेक्शन होगा, यूनियन होगा, चाहे कुछ भी होगा, 0 से बड़ा ही ना होगा, कभी नेगेटिव यूनियन सुने हो, तो बस 0 से ये बड़ा हो गया, प्रूफ हो गया ना। तो ए बाई बी हमेशा क्या होगा, इसी को ना ए बाई बी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पी ए बाई बी क्या हुआ 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। दूसरा पे चले, प्रॉपर्टी नंबर 1 था, प्रॉपर्टी नंबर 1 बताइए, और दूसरा नंबर कि पी ए बाई ए क्या होगा। ठीक, या फिर पी अगर ए बी 2 इवेंट है तो पी एस बाई ए क्या होगा। एस माने होता है सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस में सबसे बड़ा वाला। हाँ बोलो, एक बात बताइए हमको कि एस बाई ए का मतलब क्या होगा कि पी एस इंटरसेक्शन ए अपन पी ए। एस इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होगा, सिंपल स्पेस से ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही ना आएगा क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा का छोटा से इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा ही वाला ही ना आएगा, तो एस इंटरसेक्शन क्या आएगा पी ए अपन पी ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो एस बाई ए पूछे चाहे ए बाई ए पूछे वैल्यू क्या आएगा, याद रखेंगे ना। तीसरी बात पे चलिए, तीसरी प्रॉपर्टी पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपन सी, ये क्या होता है, तो ये होता है पी ए बाई सी प्लस पी बी बाई सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई सी। समझ में आ रहा है, मिटा के बताऊं थोड़ा सा, थोड़ा सा जगह लेगा तो क्या हो गया, लेकिन अच्छे से समझिए क्या कह रहे हैं हम। ये मिटा दूं, थोड़ा इसको नोट करिए, तो पहले 2 प्रॉपर्टी नोट करिए, तीसरे पे चलो, तीसरे पे चलते हैं, जरा तीसरा भी समझ लीजिए। देखिएगा आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल प्रॉपर्टी पे आएगा, आप फटाफट कर लेते हैं। देखिए अगर प्रोबेबिलिटी आप लिखेगा ए यूनियन बी बाई सी, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे पी ए बाई सी पी बी बाई सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई सी। देखो ए यूनियन बी को लिखते हो ना, ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सबके नीचे सी लगा दो। इसको एक स्टेप और समझ लो, रुक जाओ, ये क्या किया हूं मैं, चाहे रुको ना, प्रूफ ही देखो इसका, चलो इसका प्रूफ देखो। एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर पी ए यूनियन बी बाई सी लिखा है तो हम इसको यही ना लिखेंगे पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपन पी सी। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताए हमको a बाई बी, जैसे यहाँ पे है a बाई बी, तो हम इसको a इंटरसेक्शन b बाई पी बी लिखे हैं ना, तो भाई समझ लो कि a की जगह हमारा a यूनियन b है, तो a की जगह a यूनियन b लिख दिए, इंटरसेक्शन c अपन पी सी। अब बताओ कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो अब एक बात बताइए आप, p a यूनियन b इंटरसेक्शन c को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये जब बढ़ता है तो इंटरसेक्शन इसके साथ बढ़ जाएगा और इसके साथ बढ़ जाएगा, तो P A इंटरसेक्शन C यूनियन B P B यहाँ ऐसे रख दीजिए, यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, आया समझ में।
हाँ यूनियन वाला बीच में चला एक ब्रैकेट खुलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे ही होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो इंटरसेक्शन एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ और यूनियन बीच में चला गया कहीं कोई दिक्कत अपन पीसी रहने दीजिए। अब एक बात बताइए ए यूनियन बी का क्या इसको समझिए पूरा ए और इसको समझिए पूरा बी। ए यूनियन बी का क्या फार्मूला पढ़े हैं ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन वेरी गुड आप कर लीजिए इसको पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यही ना यही ना होगा ऐसा। अब ऐसा होगा तो आपको दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माने तीनों ए बी सी सेट का तीनों का इंटरसेक्शन। हाँ इतना ना लिख के मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोल भाई एक ही बात उसमें दो बार लिखा था सी सी दो बार था तो दो बार लिखने का क्या मतलब दो बार इंटरसेक्शन लो चाहे एक बार इंटरसेक्शन। अब बताइए इस तीनों में बांट दीजिए पी ए इंटरसेक्शन सी बाई पी सी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी बाई पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बाई पी सी। मुझे एक बात बताओ ये किसका फार्मूला बन गया यहाँ बी था तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी बी सी तो इसको क्या लिख सकते हैं पी ए बाई सी इसको क्या लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं हाँ वेरी गुड पी ए इंटरसेक्शन बी बाई आ गया प्रूफ समझ में आया। जब भी आपको यूनियन के साथ पी ए यूनियन बी बाई सी का है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा क्योंकि ये करना आसान होगा क्योंकि ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होगा। अभी मैं करा रहा हूँ इसी पे बेस्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा अभी 2-4 हाँ प्रूफ नोट कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में पहला बार पढ़ रहे हैं ना सारी बात नोट करिए। ये लास्ट प्रॉपर्टी है पी ए बार बाई बी तो आप 1 माइनस पी ए बाई बी कर दीजिएगा। कहेगा कि प्रूफ करिए तो प्रूफ भी कर दीजिएगा। कैसे करेंगे ये बताइए कि आप ए ऐसे समझिए हम प्रूफ इसका करा रहे हैं। ये बताइए पी इसी में एक मिनट यहाँ पे एक मिनट पहले देख लीजिए। अगर आपसे कहता कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है अगर आपसे कहता कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तब इसका फार्मूला बताओ ए यूनियन बी बाई सी का। तो आपको एक मैं बात बता दूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 तो इंटरसेक्शन कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो इंटरसेक्शन क्या होगा इंटरसेक्शन होगा 5 मतलब प्रोबेबिलिटी होगा 0 मतलब इसका प्रोबेबिलिटी तो इंटरसेक्शन वाले का 0 हो गया। तो अब बचा क्या यही ना पी ए बाई सी प्लस पी बी बाई सी समझ में आया। तो अगर पूछे कि ए और बी एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तब पी ए यूनियन बी बाई सी का फार्मूला क्या होगा तो पी ए बाई बी प्लस पी। आज जाके पहला लेक्चर जरूर देखिए ठीक है। पहला लेक्चर देखेंगे तो सारी बात छोटी छोटी जो सारी बातें हैं वो पहला लेक्चर में कर दिया हूँ ना दूसरे में किया हूँ देखिएगा पहले में किया हूँ दूसरा में किया हूँ ठीक है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम पढ़ा पी ए बार बाई बी को कहते हैं पी ए बाई बी। तो अब एक बात बताइए मुझे कि मैं इसको ये ऐसे एक प्रूफ कर रहा हूँ पी ए इंटरसेक्शन ए बार बाई बी क्या इसको लिखूंगा जरा बताओ मुझे यूनियन लगा दिया ए यूनियन ए बार पी ए यूनियन ए बार बाई बी को फॉर्मूला यहाँ से बताओ ना बी की जगह ए बार लिखो क्या होगा पी ए माइनस पी ए बाई बी प्लस पी फॉर्मूला लिख रहा हूँ भाई हाँ ठीक तो है पी पी सर ए बार बाई बी हाँ बहुत सुंदर और माइनस ए इंटरसेक्शन ए बार बाई बी तो ए इंटरसेक्शन ए बार से जाएगा 0 ना यस सर ए और ए बार क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा ए के साथ ए का कंप्लीमेंट क्या होगा इंटरसेक्शन 5 होगा इंटरसेक्शन 5 होगा ना तो उसमें फार्मूला ये वाला लग जाएगा ना। नहीं समझे तो मत समझो इधर देखो मैंने अभी तक नहीं समझे तो कोई बात नहीं यहाँ देखो ए यूनियन ए बार का फार्मूला क्या होगा बाई बी का
वही वाला ये वाला फार्मूला लगेगा ना पूरा? लगेगा। बोलो भाई। हाँ ये फार्मूला लगेगा, A यूनियन B बाई C का फार्मूला क्या होता है? PA बाई C PB बाई C माइनस PA इंटरसेक्शन B बाई C होता है। यहाँ B की जगह बस क्या लिखा हूँ? एक बार एक बार। हाँ, B की जगह क्या लिख दिया हूँ? एक बार तो वही फार्मूला लगाऊँ ना, A बाई B एक A बार बाई B बी और माइनस P A इंटरसेक्शन ए ये तो नोट हो गया था। P A इंटरसेक्शन A बार बाई बी B। बोलो अभी क्लियर है कि नहीं? उसी फार्मूला पे सेम सेट हो गया, फार्मूला पे सेट हो गया। तो A इंटरसेक्शन A बार क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या होता है? हाई। जैसे A का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन उसके साथ क्या होगा? हाई। हाई होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 तो अब इसका फार्मूला क्या बन गया? P A बाई B प्लस A बार बाई B। बोलो भाई। अच्छा, A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सिंपल स्पेस होता है, पूरा पूरा का पूरा सिंपल स्पेस। कॉम्प्लीमेंट में क्या? किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? पूरा सिंपल स्पेस आएगा ना। ये बताइए S बाई B बराबर P A बाई B प्लस P A बार बाई B। ये समझ में आया? अब ये बताइए S बाई B, पहला प्रॉपर्टी पे जाइए, दूसरा पे। दूसरा वैल्यू क्या बताएं? 1 S बाई B अच्छा है 1 बताएं ना। तो 1 बराबर P A बाई B प्लस A बार बाई B। तो अगर A बार बाई B पूछा है तो हम इसको 1 माइनस इधर लाएंगे तो घट जाएगा ना। बोलिए, मैं प्रूफ करा दिया, बाकी आप याद कर लीजिएगा कि P A बार बाई B बराबर 1 माइनस P A बाई B। ठीक, तो ये आपका प्रॉपर्टी हुआ। अब इस पे क्वेश्चन बहुत इजी आता है, देखिए कैसे। चलिए नोट करिए जल्दी। अरे यार देखो, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ेंगे इसको? एकदम छोड़ दीजिए। करिए तो देखिए, सबसे पहले क्लास में कौन इसका जवाब देता है? सबसे पहले कितने सेकंड में कौन देता है जवाब? सेकंड क्या होता है? 4 महीना में कलम उलटी या किताब, तब तो कहाँ अपने से लेकर आंसर जवाब आए? देके चल जी। हाँ सब तनी तेजी में उतारा लो। कॉपी खोल के बैठो। इस तरह किताब उल्टाया तो हो गया भाई। हाँ? अगला 4/3 बहुत सुंदर। 4/3 का भी प्रोबेबिलिटी आता ही नहीं है किसी चीज से। जो तो गया। यार अब ये ना पढ़े हो कि A बाई B अभी बाई 0 से 1 के बीच में होता है। प्रॉपर्टी क्यों पढ़ाए? तुम्हारा मुंह देखने के लिए, पागल कहीं का। A बाई B या B बाई A की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी। 3/5 और 3/6 4/3 कह रहे हैं। 4/3 तो साफ 3/5 1/2 A बाई B का फार्मूला बताइए। A P A इंटरसेक्शन B अपन P P B। हाँ PB ठीक है। अभी छोटे छोटे सवाल में मत गलती करिए। ये फार्मूला होता है ना A बाई B का। अब A इंटरसेक्शन B कैसे निकलेगा बताइए? वहाँ से फॉर्मूले रख के निकालें। फॉर्मूले से निकलेगा। आपको पता है कि P A इंटरसेक्शन B का फार्मूला होता है P A प्लस P B माइनस P नहीं, A इंटरसेक्शन B। वो इंटरसेक्शन है ना। इंटरसेक्शन है तो यूनियन घटा लो, हाँ ठीक है। हाँ अपन P B, हम्म, अब P A प्लस P B, सॉरी अब क्या लिखना, अब तो इसको वैल्यू रखना है। P A की जगह 0.5 0.6 मान P B की जगह 0. A यूनियन B की जगह 0.8 अपन P B की जगह 0.56 1.1 में से 0.8 गया 0.3 अपन 0.6 1/2 आंसर आएगा। हाँ, एकत्रित क्या देवांश बाबू कहाँ गलती कर रहे हैं? वो ये यहाँ इंटरसेक्शन आपको लगा कि सीधा हम ही पहले ले लें? नहीं वो मैं बहुत चुका है। पहले बोला मत है? खेला मैं यूनियन लिखा है। समझ में आया? खेला तो चलिए B बाई आप लोग बता दीजिए। 3/5 बताइए। एक से वो तो गया करिए करिए 3/5 मुझे इसका जवाब 2 सेकंड वाले का। 3/1 तो देखो आसान सवाल भी होने लगा ना। आज जो उठ के भाग गया रहता कि सर बहुत कठिन पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थी चूक गया रहता। विद्यार्थी का पहला लक्षण है स्थिर पेशेंस। पेशेंट ये संस्कृत का डायलॉग मार लीजिए। हाँ? कागज से स्टबल होता है ना। का घटिया बको यार, क्या विद्यार्थी सही हो जाओ। का के अल्पहारी गृह त्यागी।
विद्यार्थी बन चला आईसीएससी वाले फेमस है आपको इसी तरह वीडियो नहीं बोल दिया यार बाप रे बाप 3/5 क्या बोल रहे हैं? रुक सुना ना टॉयलेट टाइट होता है आईसीएससी वाले कोई नहीं सुनता है ठीक है 3/5 आप तो ऐसे कर रहे लग रहा है 8 तक इन सरकारी स्कूल में थे हाँ। 8 सर, तक 3/5 एक तक सेकंड डाइट में पढ़ा है ना 3/5 अब तो मंदिर में सब बन गया स्कूल में हां तिरुपति बालाजी का मंदिर बना है हाँ, बढ़िया है तिरुपति बालाजी मंदिर स्कूल बन का गया वाइब पॉजिटिव है अंदर भी बैठना चाहिए हाँ दिल के अंदर बालाजी को मान लीजिए बैठा दिए पढ़ाइए ना कर पापी रहे ये कॉल का चाहता है खैर ध्यान दीजिए पब्लिकली कोई बात माइक पे है ना ओपन माइक बोल दीजिएगा कोई बात नहीं क्यों क्यों नहीं कंट्रोवर्सी कौन सा रिव्यू चले 3/5 एक्स स्टूडेंट वॉइस तुम ऐसा बनो कि तुम्हारा एक्स भी तुम्हारा शिकायत ना करे तब ना माना जाएगा एक्स का नाम मेरा एक्स भी शिकायत नहीं करता है एक्स जिंदगी हाँ? भर को रख देंगे सही बोल रहा हूँ यहाँ देखते हैं रास्ता किसी ने कॉल मैं मतलब ऐसा नहीं करता हूँ भाई 3xyz ये कितना है आंसर 3/5 बहुत सुंदर शाबाश गुड बॉय अरे गुड बोल 3/5 आंसर आ रहा है ना क्योंकि इंटरसेक्शन तो हम लोग निकाले 0.3 ए वाला नीचे रखना है हलवा हलवा सवाल था ना सवाल हलवा नहीं था तुम भले तेज हो गए हो आजकल अरे सही बोल रहा हूँ खिचड़ी हो गया तुम आजकल इतने अच्छे लड़के हो गए हो कि तुमको अच्छे अच्छे सवाल हलवा लग रहे हैं वो कल तुम वरना नहीं सवाल जाओगे हलवा नहीं ना था तुमको नहीं जाने के लिए तुमको मनाया जा रहा है अरे बहुत बोलेगा ठीक है चलो अगला अगला A and B are two events such that क्वेश्चन हाँ PA equal to 0.3, हाँ PB equal to 0.6, हाँ PB by A 0.5, हाँ find PA upon B जल्दी से बताइए and PA union B. कौन बताएगा मैं बताऊंगा कौन बनेगा करोड़पति जल्दी बताइए तो फटाक से क्वेश्चन डाटा क्या दिया कौन हुआ है है क्या? स्पीड बनाइए इजी क्वेश्चन में स्पीड चेक करिए चलिए फाइंड क्या करो ए बाई बी कौन है लड़का जो पहले आंसर देगा लड़का है कि लड़की है कौन है वो कौन है रुको दे जाने जाते जाते एकदम खुश कर दूंगा घबराइए मत आज एकदम ऐसा हो के जाएंगे कि लगेगा कि अरे यार गजब का आज पढ़ाई की है कोई तो ना जाओ मत किया पहले का रहा 0.5 पहले का 0.5 मतलब 1 by माने a by b 0.5 और बता रहे हैं इसका आंसर बताइए वो 0.5 माने 1 by का और सेकंड का आंसर ए इंटरसेक्शन बी पहले का कितना दूसरा कितना आया है 0 पॉइंट अरे हाँ समझ गए थे देखता है चलिए करिए पहले देखिए इसमें नहीं फंसना है रुकिए मैं 0.15 0.05 आएगा इसका हाँ और इसका हम अब करते हैं आंसर जब मैच नहीं करता है तो मैं करना पड़ेगा 0.5 पी बी बाई ए दिया है 0.85 पहला का 0.5 पहले का 0.5 चल 0.5 तो मैच कर रहा है तो दो लोग का सेकंड वाला है क्या क्या बाबू पहले हमको पी बी बाई ए दिया है पी बी बाई ए का फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए ई क्या कोई है पी बी बाई ए दिया है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए करना पड़ेगा अब बराबर 0.5 दिया है तो यहाँ से इंटरसेक्शन निकाल लो 0.5 इनटू ये मल्टीप्लाई कर लो 0 ए का मतलब 0.3 कितना आएगा 0.1 5 15 दो अंक 10 पॉइंट ठीक है अब तुमको पी ए बाई बी पूछा है पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी 0.15 बाई पी बी माने 0.6 यहाँ 3 रख देते तो यहाँ 15/60 होगा ये
और 15/60 को बोलेंगे 1/4। तो आंसर तो ना 0.5 सही था ना कुछ भी सही था, आंसर आएगा 1/4। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान समझ के स्किप कर देते हैं, ये तो आ ही जाएगा सर जी से वर्ड प्रॉब्लम पूछते हैं, फंसाया ना ये, नहीं समझे? समझ में आया ना भाई, फंसाता है, घबराना नहीं है। यूनियन पूछ रहा है, पी ए यूनियन बी, यूनियन का फॉर्मूला बताइए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, पी ए का मतलब क्या हुआ, पी ए का मतलब हुआ 0.3, पीबी का मतलब क्या हुआ, पीबी का मतलब हुआ 0.6, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ 0.15, 6 3 9 0.90 माइनस 0.15, हाँ 0.75 अच्छा आंसर है, 0.75 इसका राइट आंसर है ए यूनियन बी वाले का। तो गलती नहीं करना बाबा, और फ्रैक्शन में दे रहा है तो फ्रैक्शन में ला लेना, 3/4 हो जाएगा ना, 25 3 75 30 चौके 100, हाँ अरे 0.75 मैंने 75/100, 25 3 75 25 चौके 100। तो अगर ऐसे करना है तो ऐसे करिए, वैसे करना है तो वैसे करिए, जैसे मन वैसे करिए, लेकिन आंसर गलत मत लाइए भाई। तो बोलिए कॉन्फिडेंस आया? कुछ दिल पर चोट भी लगा होगा कि क्या हम किए हैं आज तक, हमको ये नहीं आ रहा है, कभी कभी अफसोस होता है, लेकिन घबराना नहीं है, मेरे साथ बने रहिए। 1 हफ्ता का क्लास, 1 हफ्ता में प्रोबेबिलिटी मजबूत करा दूंगा, ठीक है, बने रहना है, रोज आना है, डेली 3 से 6 हमारा, पूरे सैटरडे तक प्रोबेबिलिटी आपको पूरा वेरी शॉर्ट एमसीक्यू सब करा दूंगा, ठीक है, बस बने रहना है। आज मैं कितना पढ़ा दिया, लाइए इधर दिखा दूंगा, बुक छोड़वाओ, ये देखिए आरडी शर्मा लेंगे, उसने दिया हुआ है आपका, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कितने तक का। अब इस पे क्वेश्चन करना है, इसमें दिया हुआ है हायर ऑर्डर थिंकिंग सब कर लेना, तो 30.3 तक का इंट्रोडक्शन दे दिया हूं, करके आना है, जितना करके आओगे उतना तेज आगे बढ़ेंगे। और 30.4 कल चलेंगे, जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी करेंगे, ठीक है, और कल इसको मोर क्वेश्चन करके, माने कल भर का क्लास इसमें लगेगा कंडीशनल पढ़ाने में, और उसके बाद हम चलेंगे टोटल पे, ठीक है। तो अभी आइए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करिए, इसमें आप लोग अपने बुक से करिए, आईसीएसई सीबीएसई कोई भी हो, कहीं से भी क्वेश्चन करिए, टॉपिक में पढ़ा दिया, कंडीशनल पे जाके क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल इसी तरह और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, और भी नए मॉडर्न क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ट्रेंडिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।